Bitcoin was the first successful application of blockchain. नीट एग्ज़ाम Right. जो अभी पेपर लीक हुआ, कैसे इतने बड़े लेवल पे भी ये एग्ज़ाम लीक हो सकता है, और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है थ्रू ब्लॉकचेन। कि ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन एक मेथडोलॉजी है जिससे कि आप अगर डेटा पड़ा भी है तो या एक्सचेंज भी हो रहा है तो या कोई हैकर उसको इन बिटवीन हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो रीड नहीं कर पाएगा। अगर 10 तारीख को एग्ज़ाम है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है अगर 9:30 एग्ज़ाम शुरू होना तो 8:30 के बाद ही वो प्राइवेट की एप्लीकेबल होएगी उसमें। अब कोई नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन पेपर जी इन्होंने लीक किया है या उसने लीक किया। इससे आम जनता को क्या फ़र्क पड़ता है ब्लॉकचेन से? हाय विक्रम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। चंडीगढ़ से आए हो आप इतनी दूर ट्रैवल करके पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला आज। यूर वेलकम। आप इतने प्यारे से हो, इतने मतलब सॉफ्टली बात करते हो, आपसे बात करके ही मज़ा आ गया। थोड़ी सी बात हुई है 2-4 मिनट अभी तो खैर, बट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, इट्स माय प्लेजर। ब्लॉकचेन दुनिया भर में एक हवा बना होता है। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आज समझेंगे। बट उससे भी ज़्यादा जो हवा बना हुआ है आजकल वो है नीट एग्ज़ाम, राइट जो अभी पेपर लीक हुआ, राइट जिसके पीछे इतनी कंट्रोवर्सी हुई। राइट हर मीडिया चैनल ने नीट एग्ज़ाम को कवर किया है, मेडिकल एग्ज़ाम को कवर किया है कि भाई कैसे इतने बड़े लेवल पे भी ये एग्ज़ाम लीक हो सकता है, क्या पेपर लीक हो सकता है। और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है थ्रू ब्लॉकचेन। राइट और ऑब्वियसली उससे कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हुई। अभी जो नीट एग्ज़ाम का प्रॉब्लम हुआ, कितने लोगों को ट्रबल हुई, इनकन्वीनियंस हुई, कितने पेरेंट्स, कितने बच्चों के ड्रीम शैटर हुए। राइट अगर उसका कोई सोल्यूशन ग्रैंड लेवल पे, बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो क्यों नहीं? दैट इज़ द इंटेंट ऑफ दिस डिस्कशन टुडे। हाँ जी। कि क्या समझ सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्स को लीक होने से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है यूजिंग दीज अमेजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन। ठीक है। तो ये आज का पर्पस रहेगा। श्योर। बट कुछ भी बोलने से पहले हमारे पॉडकास्ट का एक रिचुअल रहता है कि फटाफट से एक प्लेज ले लो कि जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। श्योर, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत बढ़िया। जनता को जिसको नहीं पता, बहुत सिंपल भाषा में सबसे पहले तो ये समझा दो कि ब्लॉकचेन क्या होती है। नाइस। तो सी ब्लॉकचेन एक मेथडोलॉजी है, मैं कहूँगा। ठीक है कि जैसे ब्लॉकचेन को समझने से पहले मैं कहूँगा कि पहले एक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है कि जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरीवन यूज़ व्हाट्सएप। क्या है ये? सॉफ्टवेयर है। एवरीवन यूज़ ओला उबर। क्या है ये? सॉफ्टवेयर है ना। व्हाट्सएप में मेरे पास मेरी चैट के रिकॉर्ड्स हैं। मैं चाहे पिछले 6 महीने का, साल का सारा चैट देख सकता हूँ। ठीक है, चाहे ये इनक्रिप्टेड है बट ये कहीं ना कहीं पे स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो विच मीन्स कि इनको स्टोर करने के लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए। राइट मतलब किसी सर्वर में स्टोर्ड है ये। हाँ जी। ठीक है, तो उस सर्वर जो है उसमें एक डेटाबेस भी है। ठीक है जी। तो मैं बड़ा प्लेन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही समझना है हमें। हाँ, सॉफ्टवेयर का जो मीनिंग है कि कोई भी एप्लीकेशन जो डेटाबेस के साथ काम कर रही है, उसको डेटाबेस को रिट्रीव कर रही है या उसमें नया डेटा स्टोर कर रही है। ठीक है, तो वो है एक सॉफ्टवेयर। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल। मतलब कि मेरा कोशिश है कि चाहे किसी ने बीटेक या बीसीए की भी है या नहीं भी की तो वो भी समझ जाए कि सॉफ्टवेयर यही होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, उसमें सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और वो जो रिकॉर्ड है वो एक डेटाबेस में स्टोर्ड है। और हर एक डेटाबेस का कोई ना कोई एक डीबीए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और ये डीबीए जो होता है इसके पास फुल कंट्रोल होता है डेटाबेस का, उसकी प्राइवेट की या जो भी है उसका, लाइक मतलब वो कुछ भी चेंज कर सकता है उस डेटाबेस में, करना चाहे तो। या बिल्कुल, या तो अकेले या फिर इन एसोसिएशन विद दी जो भी सोल्यूशन आर्किटेक्ट है उस प्रोजेक्ट का या उस सॉफ्टवेयर का। क्योंकि हो सकता है कि आपके डेटाबेस का जो लॉगिन है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में एप्लीकेशन में स्टोर हो और उसको डिक्रिप्ट करके फिर वो एक्सेस करती हो। ठीक है, अभी लोगों को ये समझाओ, आपने 2 बार ये वर्ड यूज़ किया, इनक्रिप्टेड, डिक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का क्या मतलब होता है? तो इनक्रिप्टेड का मतलब मैं कहूँगा कि व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो। हाँ, मतलब इनक्रिप्शन मतलब जो एक ह्यूमन आइज रीड नहीं कर सकती उस लैंग्वेज में, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा कि उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना उस चीज़ को,
मतलब मैंने व्हाट्सएप किसी को, आपको व्हाट्सएप किया, हाँ, अब इंक्रिप्शन क्या हुई यहाँ पे? तो जैसे नॉर्मली चलती है SHA-256 SHAW 256 इंक्रिप्शन चलती है, तो जिससे कि आप अगर डेटा पड़ा भी है तो या एक्सचेंज भी हो रहा है तो या कोई हैकर उसको इन बिटवीन हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो रीड नहीं कर पाएगा। अच्छा, So- मतलब जैसे मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप आपको, हाँ जी, ये मेरा मैसेज पहले व्हाट्सएप के सर्वर पे गया, हाँ, और जो गया वो हाँ। इनक्रिप्ट होके गया, इनक्रिप्ट होके और गया। वहां से सर्वर से हाँ, डिक्रिप्ट हुआ पहले, हाँ, या वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके पास आया? तो डिपेंड करता है कि आपका आर्किटेक्ट कैसे है। अच्छा। बट फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो टेक्निक है टू प्रोटेक्ट दी Data. सिस्टम, हाँ, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ताकि कोई हैकर उसको अगर एक्सेस भी कर ले हाँ, तो वो रीड ना कर पाए। एग्जैक्टली, हाँ जी। ठीक है। तो डेटाबेस में डीबीएस होते हैं, ठीक है, और जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन कहती है कि अगर ये हमारे पास हमने डीबीए नहीं रखने, मैं ना बड़ा सब्जेक्टिव से चल रहा हूँ कि डीबीए नहीं रखने, लेट्स कीप इट डिसेंट्रलाइज। जैसे कन्वेंशनल जो डेटाबेस हैं वो एक सर्वर पे पड़े होते हैं, ठीक है, दे आर प्रोन टू हैकिंग, दे आर प्रोन टू इवन लाइक मे बी नेचुरल कैलेमिटीज एज वेल, ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन के ना 3-4 फंडामेंटल कुछ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ डिसेंट्रलाइज, कि सारा का सारा जो डेटा है इसको डीएलटी बोलते हैं बेसिकली। ब्लॉकचेन इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, और सारा का सारा जो डेटा है देयर आर मल्टीपल कॉपीज, इट्स डिसेंट्रलाइज, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा इज सिटिंग, राइट, नोट्स हैं जो डिफरेंट, और ये सारा डिसेंट्रलाइज है, नंबर 1। नंबर 2, किसी एक बंदे को इसका कंट्रोल नहीं है, राइट। अच्छा। तो लाइक दी एवरी ब्लॉकचेन स्पेशली द पब्लिक ब्लॉकचेन runs with on a consensus mechanism, ठीक है। तो consensus is a kind of like logic जो आपने प्री बिल्ड कर दिया, ब्लॉकचेन में ही लिख दिया आपने कि, और जिसमें आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को कन्वर्ट करके उसकी जगह पे आप ले आए स्टेक होल्डर एज ए माइनर्स। तो जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स क्या करते हैं कि जो डेटा की सैनिटी है, कि जो मैंने रूल्स बना दिए कि अगर इस डीएलटी में ऐसे ब्लॉक में जाके कुछ ट्रांजैक्शन इकट्ठी होंगी और वो ब्लॉकचेन 1 बाय 1 ऐसे इस सीक्वेंस में लगेंगे, तो उस सीक्वेंस का, उस एल्गोरिथम का, उस लॉजिक का जो जो काइंड ऑफ लाइक जिस जो उसको मेंटेन करते हैं उनको माइनर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी वापस आता हूँ मैं, इसी चीज़ को अगर हम व्हाट्सएप के ही एग्जांपल में करते हैं, हाँ, अभी अभी तो व्हाट्सएप का सर्वर पे ही सारा डेटा जा रहा है, बिल्कुल। मान लो हम ये रिप्लेस कर दें ब्लॉकचेन से, ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा? व्हाट्सएप की चैट मैंने भेजी, हाँ जी, अब ब्लॉकचेन कहाँ पे आ रही है इसमें? अगर ब्लॉकचेन पे होता तो ये एग्जैक्टली। तो मैं कहूँगा कि ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा पूरा ही, फॉर एग्जांपल रेदर देन वन। अभी भी वैसे जो इतने बड़े स्केल की जो एप्लीकेशन है तो ये लाइक डिस्ट्रीब्यूट होके ही चलती हैं। अच्छा, बेसिकली इनके डिफरेंट जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इसी को ही बोलते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ? अगेन लाइक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डेटा, अच्छा, राइट। तो बट हर जगह पे सेम ही कॉपी होती है? सेम ही कॉपी होती है, हाँ, लेकिन ये होता है कि इसमें एक्सेस का जो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। अगर आप ब्लॉकचेन की बात करते हो तो जो कंट्रोल है डिसेंट्रलाइज है, कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू है। इफ़ यू इमेजिन व्हाट्सएप ऑन ए डिसेंट्रलाइज सर्वर विच वी अगेन से, मैं उसमें अगेन एक नई टर्म आ रही है वेब3, ठीक है। वेब3 का मतलब अगेन उसके कुछ अपने प्रीमाइस हैं बट थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। अभी हाल ही में इसको लाइक टर्म को इजाद किया गया। और तो ये जो डेटाबेस है लाइक जैसे मैं ब्लॉकचेन पे वापस आता हूँ कि सबसे पहला तो डिसेंट्रलाइज है, फिर इट वर्क्स ऑन ए कंसेंसस एल्गोरिथम, थर्ड इट इज़ इम्यूटेबल इन नेचर। जब इम्यूटेबल की बात करते हैं तो दुनिया की कोई भी पावर एक बार जो डेटा चला गया आपके डेटाबेस में डीएलटी में, नोबडी कैन चेंज दैट पार्ट। चाहे आप अगर आपको गलती से भी कोई डेटा चला जाता है, आपको एक अलग से ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी टू करेक्ट दैट डेटा, बट वो जो गलत किया है उसको आप बिल्कुल कोई भी बंदा चेंज नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। देन यू हैव प्रोवरेंस। प्रोवरेंस का मतलब है कि आपके पास राइट फ्रॉम द डे वन हर एक ब्लॉक का रिकॉर्ड है, चेन है। तभी जब हम सप्लाई चेन की जब बात करते हैं कि हाँ कहाँ से कोई चीज़ चली और कहाँ तक पहुँची, तो हर एक एक्टर, हर एक स्टेक होल्डर का कोई ना कोई लाइक पूरा सीक्वेंस में उसका रिकॉर्ड आपको मिलता है। देन इसके बाद क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी है कि हर एक पब्लिक प्राइवेट की के कॉम्बिनेशन से चलती है। जैसे ब्लॉकचेन में मोस्टली जैसे प्राइवेट ब्लॉकचेन्स है, ठीक है, यू कैन क्रिएट योर ओन
काइंड ऑफ लाइक द आईडी वॉलेट, एंड आपके पास एक प्राइवेट की होगी विच विल बी योर ओनरशिप। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि प्राइवेट की इज़ नॉट योर पासवर्ड। पासवर्ड आप वेब 2.0 में आप चेंज भी कर सकते हो, अपना अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट की कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब रैदर कुछ इनोवेशंस हो रही हैं जब जो अब प्राइवेट की को भी आप की एक नेक्स्ट लेवल पे आप मैनेज करना शुरू कर सकते हो, जैसे कि अकाउंट एब्स्ट्रैक्शंस है। तो काफ़ी रूल्स आप लगा सकते हो कि जो लिमिटेशंस थी हमारे पास पहले। तो क्योंकि ब्लॉकचेन देखो अभी भी इवॉल्व हो रही है, मैं कहूँगा कि जब से ये एग्जिस्टेंस में आई है, एंड मोस्ट ऑफ अस वी फील कि ब्लॉकचेन, द मोमेंट वी हियर अबाउट ब्लॉकचेन वी थिंक इट्स अ क्रिप्टो करेंसी, जबकि क्रिप्टो इज जस्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन आउट ऑफ 1000 अदर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो सो अभी ब्लॉकचेन इवॉल्व हो रही है। जब हम व्हाट्सएप के कॉन्टेक्स्ट में इसको इन्विजन करते हैं तो एवरीवन विल हैव देयर ओन पब्लिक प्राइवेट की कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड ये जो कॉपीज़ होंगी सारी डिसेंट्रलाइज होंगी। आई वुड से जस्ट इमेजिन कि आपके पास BTC है, बिटकॉइन है। ठीक है, बिटकॉइन की जो DLT है, जो उसका पूरा डेटा है, वो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स में पड़ा है, और आप कोई भी इसके नोड के साथ कनेक्ट करके वो सारी नोड का डेटा सिंक कर सकता है। इफ़ यू वांट टू एक्ट एज ए माइनर यू कैन ऑल्सो एक्ट एज ए माइनर, तो वो भी आप रोल प्ले कर सकते हो। तो माइनर का काम है कि एक पूरी सैनिटी मेंटेन करके रखना, और बीच में से आपको रिवॉर्ड, जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो आपको रिवॉर्ड देता है कि हाँ जी आफ्टर इतने एक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने नए बिटकॉइन मिंट होंगे, जो कि ऐसे ही माइनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इन इन नट शेल मैं जो कहूँगा कि इट्स नथिंग डिफरेंट फ्रॉम BTC की नोड या इथेरियम की नोड, वट वी कैन इन्विजन फॉर व्हाट्सएप एज वेल। बट इससे आम जनता को क्या फ़र्क पड़ता है ब्लॉकचेन से? सो अगेन वापस आते हैं फिर, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें बिफोर 2000, तो जब इंटरनेट नया नया आया था तो इसको वेब 1.0 बोला गया था। क्यों? क्योंकि एवरीवन वाज आफ्टर कि हम कुछ वेबसाइट्स बनाएंगे। वन साइडेड इन्फॉर्मेशन थी, वन वे, कि एवरीवन वाज आफ्टर लाइक ब्रिंगिंग देयर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, देयर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। फिर उसके बाद आई वेब 2.0 का ज़माना, जिसमें लाइक डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन बनने लगी, जैसे आपकी ऊबर है या फेसबुक है, जिसमें IRCTC है। हाँ, जैसे जिसमें लोगों ने कंटेंट क्रिएट करके इन प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला, और इन प्लेटफॉर्म्स ने उस कंटेंट को यूटिलाइज करके, जैसे फेसबुक है, विदाउट ओनिंग एनी कंटेंट इट इज़ द बिगेस्ट कंटेंट कंपनी। सेम वे में जैसे एयरबीएनबी है, विदाउट ओनिंग एनी प्रॉपर्टी दे आर द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ओनर, करेक्ट। बिगेस्ट कंपनी। सेम वे में ऊबर भी है, विदाउट ओनिंग एनी कार दे आर द बिगेस्ट कार कंपनी। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या जो भी आपने कंटेंट वगैरह क्रिएट किया, तो इसका प्रॉफिट जो है वो वेब कंपनीज ने लिया। ठीक है, और फिर आया अब है वेब 3.0, जो मैं कहूँगा 3.0 कम्प्लीटली रियलिस्टिक नहीं है शायद, क्योंकि वो पूरी डिसेंट्रलाइजेशन को क्लेम करता है, विच इज़ नॉट आई वुड से लाइक पॉसिबल एंड किसी भी कंट्री के लिए। तो 2.5 तक हम कह सकते हैं, कोई जिसके मतलब है कि लाइक इसके भी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे फर्स्ट की, एक तो जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है ही इज़ द ओनर ऑफ द कंटेंट, नंबर 1। जो डेटा प्राइवेसी के इशू आते थे, जैसे हमें न्यूज़ आती है कि क्रेडिट कार्ड थेफ्ट हो गया, तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेब 2.0 स्ट्रक्चर्स की हाउ दी ब्लॉकचेन इज़ डिफरेंट। ठीक है, कि आपने, जैसे आप कोई कंपनी हो, आप कोई इंडिया में से कोई आउटसोर्सिंग सर्विस दे रहे हो, आपके पास लोगों का क्रेडिट कार्ड का डेटा पड़ा था और वो किसी ने चोरी कर लिया, हैक कर लिया। तो ब्लॉकचेन में कैसे प्रिवेंट होता है? तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन कहती है कि अगर आपका नोड, चाहे वो सारा डेटा लेके आ रही है आपके पास। नोड बताओ पहले, नोड तो एक सर्वर का इंस्टेंस होता है। अच्छा। जैसे एक कंप्यूटर है आपका, आप उसको भी नोड बोल सकते हो। ठीक है, तो जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ द सर्वर। जैसे मैं एक एग्जांपल मैं अभी और लेके आता हूँ इसमें। ठीक है, कि ब्लॉकचेन का अगेन फॉर एग्जांपल, आप और मैं कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग कर रहे हैं, मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी बेची, आपने खरीदी, बीच में एक बैंक है जिसने फंडिंग प्रोवाइड की। ठीक है, लोन वगैरह प्रोवाइड किया और सारा किया। तो जब ये ट्रांजैक्शन हुई, आपने अपना जाके लेजर अपडेट कर दिया, जो आप टैली चलाते हो, मैंने अपना कर दिया अपडेट, बैंक ने अपना कर दिया।
ब्लॉकचेन कहती है कि अब ट्रांजैक्शन तो एक ही हुई है, वाई वी आर मेंटेनिंग 3 साइमल्टेनियस सिस्टम। आप अपना बना रहे हो, मैं अपना बना रहा हूँ, वो बैंक अपना बना रहा है। व्हेन वी कैन हैव ऑल द रिकॉर्ड्स इन वन सिस्टम, ठीक है, तो वी कैन हैव रोल बेस्ड एक्सेस। तो दिस इज द प्रीमाइस ऑफ ब्लॉकचेन कि rather than having different system, number one, number two, rather than having mediators, एक तो थर्ड पार्टी जो है, जो लाइक सेंट्रल अथॉरिटी, उसको रिमूव करना, ठीक है। इसमें ना काफ़ी चीज़ें जुड़ती जाएंगी, मैं शायद मैं अब उसको पिक भी करूँगा कि अब मैं सीधे थोड़ा सा एक एग्जांपल से एक क्रिप्टो करेंसी को बीच में लेके आता हूँ। अब क्रिप्टो की इन्वेंशन क्यों हुई? अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री स्टडी करें, वेस्ट में क्या होता था, 2-3 रीज़न है इसके भी अलग से। एक तो इकोनॉमिक रिसेशंस आते थे, और रिसेशन का मतलब क्या है कि कोई बड़ा बैंक डूब गया। जब ये बैंक डूबते थे तो इसमें जो आम लोगों की जो फंडिंग, जो पैसा वगैरह पड़ा होता था, तो वो भी सड़क पे आ जाते थे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये वेस्ट में लोग फेस कर रहे थे कि दो आई एम द ओनर ऑफ माई मनी विच इज सिटिंग विद ए बैंक थर्ड पार्टी, एंड इफ समथिंग इज हैपनिंग विद द बैंक, है ना, वाई आई एम बीइंग काइंड ऑफ, मेरे को, हाँ, मेरे को क्यों पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये एक ना, पीपल वर आफ्टर इनोवेटिंग समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दिस लाइक गवर्नमेंट्स। ये 1990 से चल रहे थे ये एफर्ट। द ओनली थिंग दे वर नॉट एबल टू सॉल्व इज द काइंड ऑफ लाइक द डुप्लीकेशन। कि फॉर एग्जांपल आपके जेब में कोई डिजिटल मनी है, तो हाउ यू कैन स्टॉप मी, या मेरी जेब में कोई डिजिटल मनी है, हाउ यू कैन स्टॉप मी टू डू ए कॉपी पेस्ट। मैं कॉपी पेस्ट कैसे करने से आप मेरे को कैसे रोकोगे? दिस वाज सोल्ड व्हेन बिटकॉइन केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो बिटकॉइन अंडरलाइंग वाज द ब्लॉकचेन, बिटकॉइन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। तो उसने क्या किया कि उसने कंसेंसस एल्गोरिथम निकाला कि ठीक है, आपका पब्लिक प्राइवेट की के कॉम्बिनेशन से आपके एड्रेस पे कोई भी डिजिटल करेंसी पड़ी है, तो अगर उसकी एक ट्रांजैक्शन होनी है तो एक तरीके से होनी है कि मैंने अगर आपको कोई बीटीसी या कोई इथेरियम भेजना है, तो मैं आपका पब्लिक एड्रेस लूँगा, तो उस पब्लिक एड्रेस के एक के ऊपर मैं वो वाली ट्रांजैक्शन भेजूँगा अपनी प्राइवेट की से लॉक करके, एंड आप अपनी प्राइवेट की से अनलॉक करके उस ट्रांजैक्शन को अपनी ओनरशिप में ले लोगे। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड, राइट। जैसे अभी हम IMPS करते हैं, हाँ जी, एक किस्म से हम UPI ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो वो एक किस्म से बिटकॉइन पे हो गया, देखा जाए तो इन वे कह सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा प्रीमाइस चेंज हो गया कि वो सारा का सारा एक क्रिप्टो करेंसी ड्रिवन था, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी वेस्ट वाले लोग। अब इस केस में जब ये हुआ, ट्रांजैक्शन हुई बिटकॉइन की, कि मैंने आपको बिटकॉइन भेज दिए प्राइवेट की से, आपने अपनी प्राइवेट की से एक्सेप्ट कर लिए, इसकी एंट्री पब्लिक है। हाँ, लेजर पब्लिक है, लेजर पब्लिक है, कोई भी देख सकता है किसने किसको दिया। हाँ, एज लॉन्ग एज आपका पब्लिक एड्रेस किसी को पता है, वो ये देख सकता है कि इस एड्रेस में आज तक क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई। तो मैं पब्लिक एड्रेस अपना छुपा सकता हूँ? आप छुपा भी सकते, छुपा भी नहीं भी सकते, दोनों तरफ है। क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म आपको कहेंगे KYC करो, पर मोस्टली जो पब्लिक ब्लॉकचेन होती है वो ओपन होती है। बट हाँ, मैं इसको ना लाइक सेमी सूडोनोमस बोलते हैं, सूडोनोमस, कि आपने कोई एड्रेस क्रिएट किया, क्योंकि आपने कोई KYC नहीं क्रिएट की, तो नोबडी कैन नो कि इसमें ये किसका एड्रेस है। दैट्स वाई परमिशन्ड ब्लॉकचेन केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे IBM ने हाइपरलेजर लेके आए, तो वो क्या थी, वो परमिशन ब्लॉकचेन थी। उसमें हर कोई बंदा अपना नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता या पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पब्लिक ब्लॉकचेन की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाउ क्रिप्टो केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहला रीज़न तो ये था कि एक तो द पीपल वर आफ्टर इनोवेटिंग समथिंग एज ए डिजिटल करेंसी विच कैन बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, नंबर वन। नंबर टू, सेंडिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन वॉज ए नाइटमेयर। वो पर क्या हमारे टाइम में कहते थे, अगर आपने UK पैसे भेजनी है, इट्स बेटर टू आप टेक ए प्लेन एंड आप वहाँ जाके छोड़ाओ, वो ज़्यादा इजी रहेगा रेदर देन सेंडिंग थ्रू द सिस्टम। ये एक प्रॉब्लम थी। तीसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज ए प्रॉब्लम, कि अगर किसी रिमोट एरिया में बैंक ने किसी ने ब्रांच खोलनी है जहाँ पे आपके पास सिर्फ 20-25 कस्टमर है, तो हाउ कैन द बैंक कैन incur दैट काइंड ऑफ कॉस्ट टू मेंटेन दैट ब्रांच। तो किससे आनी थी, वो कस्टमर से ही आती है वो, तो है ना। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। ये 2-3 प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्रिप्टो वाज इन्वेंटेड। वो अलग बात है कि
it landed into wrong hands हम्म initially. So that's what has been the, I would say, the problem with the space as well. तो ये जो आप बताया आपने लास्ट में, इट लैंडेड अप इन रॉन्ग हैंड्स, हाँ, हाँ। ये क्या था? तो जैसे हम बोलते हैं कि लाइक क्रॉस बॉर्डर कोई बंदे पेमेंट कर रहे हैं या क्रिप्टो के साथ काम कर रहे हैं, ऑन रैंप ऑफ रैंप कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ के लिए, तो दैट्स वाई लाइक आई वुड से दैट इज़ प्राइमरली द रीज़न वाई गवर्नमेंट्स डोंट लाइक इट, बिकॉज इट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट. तो जिसको मैं कहूँगा कि वो काफ़ी हद तक अपनी जगह पे ठीक भी हैं, क्योंकि उन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू प्रोटेक्ट द नेशन, टू प्रोटेक्ट देयर पीपल. अगर आप इसको लूज छोड़ दोगे तो केवाईसी तो हमेशा चाहिए ही चाहिए, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में केवाईसी चाहिए ही चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि कौन पैसा भेज रहा है और कहाँ पे पैसा भेज रहा है. और हाउ एवर द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल, दैट्स वाई हमने ना जब इसमें आए थे ब्लॉकचेन में, तो हमारा राइट फ्रॉम द डे वन यही बिलीव था कि वेदर बिटकॉइन और any other parsi cryptocurrency will make it through the government regulation, but one thing it will be able to achieve कि it will force the government to come up with their own CBDCs. ठीक है. और फास्ट फॉरवर्ड आप 7-8 years देख लो, अभी हर एक कंट्रीज़ की मोस्टली लाइक जैसे इंडिया ने भी अपनी CBDC लॉन्च कर दी है. CBDCs सेंट्रल बैंक कंट्रोल डिजिटल एजेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. अच्छा. तो हाउएवर एक अब फिर हमारी एक स्टेटमेंट है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक ये CBDCs विल नॉट ब्रिंग दी फीचर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तब तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा रियल लाइफ में आने के लिए. क्योंकि अभी देखो CBDC क्या करती है? तो अभी इसके 2 वर्जन निकाले हैं सरकार ने, एक रिटेल है और एक होलसेल वर्जन है. ठीक है. होलसेल इज लाइक कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट्स है, रिटेल है जो लोग ओन कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, मतलब मेरे पास CBDC कॉइन है, हाँ जी, मैं किसी और को वो कॉइन बेच सकता हूँ. मतलब कि ट्रांजैक्शन टाइप ना, जैसे आप transaction कर सकता बैंक की ट्रांजैक्शन करते हो तो आप वो CBDC के थ्रू भी कर सकते हो. तो अगर बट आप होगा थोड़ा सा रुपी ट्रांसफर. हाँ हाँ अच्छा. हाँ, डिजिटल रुपी आप जिसको बोल सकते हो. थोड़ा सा इससे एक थ्रेड और खुल जाता है कि अगर आप इसको समझो, इसकी पावर को समझो, CBDC की को मल्टीपल बेनिफिट हैं इसके. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लाइक CBDC है, मैं इसकी इंटेंट जो मैं इसको जब मैंने मिंट करना है, तो आई कैन डिसाइड कि ये कौन सा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल यूज़. अगर सपोज करो मैंने फार्मर्स के लिए ग्रांट निकालनी है, आई कैन से कि इट इज़ ए ग्रांट मनी विच आई एम मिंटिंग. अगर मैंने इसको किसी डेवलपमेंट उस पे लगाना है, काम पे लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फंड पे लगाना है, तो आई कैन से इट इज़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो एट द सेम टाइम with this CBDC I can also do a lot of insights, predictions कि कितना CBDC सर्कुलेशन में है, कितना CBDC और मिंट होना है. बहुत बड़ी बड़ी predictions हम और भी कर सकते हैं इसके साथ. तो दैट इज़ वेयर दिस टेक्नोलॉजी कम्स इन टू प्ले. और किसके पास कितनी CBDC पड़ी है ये आप राइट अवे एक पूरा उसमें डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक मतलब कि कंप्यूटर से ही आप निकाल के या बिग डेटा के थ्रू आप निकाल के ये प्रेडिक्ट कर सकते हो. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं बाय गवर्नमेंट स्टार्टेड डूइंग देयर ओन CBDCs प्रोजेक्ट बाय लुकिंग एट देयर लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ लाइक द काइंड ऑफ पोटेंशियल दे हैव इन सॉल्विंग मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. अब एक आपने एप्लीकेशन बीच में बोली, वो हमारी बात रह गई थी, क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे थे. हाँ जी, कि लीक होता है. हाँ. हमने बहुत बार देखा है क्रेडिट कार्ड नंबर्स लीक हो गए. बिल्कुल. ब्लॉकचेन अगर हो तो वो कैसे प्रिवेंट करेगी इसको? तो सेम चीज़ हो गया कि अगर आपका जो कार्ड है या कार्ड की इंफॉर्मेशन है या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मेरी है, मेरे से बिलोंग करती है, उसका ओनर मैं हूँ. ठीक है. कोई भी पार्टी उसको मेरी कंसेंट के बिना ना तो यूटिलाइज कर सकती है ना उसको देख सकती है. आई कैन एज ए लाइक फॉर एग्जांपल ए बैंक कम्स टू मी, ही वांट्स टू सी माई KYC, मैं उसको एक लिमिटेड एक्सेस दे सकता हूँ. जैसे ही उसने वो काम किया, वो मैं एक्सेस उसका रिवोक कर सकता हूँ, मतलब उसको बंद भी कर सकता हूँ. जैसे हम ऑथ देते हैं, ऑथराइजेशन देते हैं. यू गॉट इट. ठीक है. ना? अब इसमें एक और भी जो कुछ बड़े पहले से चल रही थी, ZKP, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ जो आया है, ये टेक्नोलॉजी तो इतनी आगे चल गई है कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने 1 CR का लोन लेना है, ठीक है, और आप अपने KYC या अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर नहीं करना चाहते,
यूजिंग ZKP आई कैन वैलिडेट यू कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, विदाउट लुकिंग एट योर एसेट्स, विदाउट लुकिंग एट योर आपके जो टैक्स पेपर हैं या कुछ भी है ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ZKP के थ्रू मैं ये डिटरमिन कर सकता हूँ। तो कैसे होता है जीकेपी का मतलब, फुल फॉर्म क्या है? ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। अच्छा। ठीक है, कि ज़ीरो नॉलेज प्रूफ का मतलब है कि अगर मैं एक इंफॉर्मेशन जो है लाइक ओवर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, अगर मैं उसका सिर्फ 0 to 2 ही आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो यू कैन एस्टेब्लिश कि 3 to जो 10 है वो वेरीफाइबल है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी की बात की आपने, लोन कैसे देते हैं बैंक्स, उसमें कैसे ब्लॉकचेन हेल्प कर सकती है, क्रेडिट कार्ड की बात की। मैं ना कुछ कुछ आपसे एग्जांपल्स और पूछता हूँ। ठीक है। प्रॉपर्टी का राइट्स जो होते हैं अपने, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, उसका एक लेजर मेंटेन हो गया, राइट। बट ये तो अभी भी हुआ हमारे इंटरनल लेवल पे। हाँ, गवर्नमेंट के साथ इसमें कैसे लिंकिंग होती है ब्लॉकचेन की? तो अगर मैं ब्लॉकचेन पे प्रॉपर्टी के राइट्स या जो भी डेटा है जैसे वहाँ पे तहसील ऑफिस है अपना। तहसील ऑफिस है उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर करने लग जाऊँ, हम्म। तो जो इम्यूटेबिलिटी वाला जो मेन इसका जो फैक्टर है या जो प्रॉपर्टी है ब्लॉकचेन की, दैट इज़ वेयर इट क्लाइंट प्लेस द बिगेस्ट रोल। कि अगर एक बार कोई चीज़ जैसे अब इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर एग्जांपल किसी ने फ़र्द थी जो प्रॉपर्टी के मेरे पेपर थे, वो पेपर ही गायब हो गई या उन पेपर के साथ टेम्परिंग हो गई। मालिक कौन था, लेकिन आपने तहसीलदार से मिलके उसका सारा चेंज करके मालिक किसी और को बना दिया, फिर आप कोर्ट्स में जाते हो, लड़ते हो केस। ठीक है, तो अगर यही इंफॉर्मेशन एक बार आप ब्लॉकचेन पे चढ़ा दो एंड नोबडी विल बी एबल टू चेंज दैट इंफॉर्मेशन, तो ये एक बेनिफिट है। आंध्र प्रदेश की आई गेस गवर्नमेंट ने ये किया है। अच्छा, ब्लॉकचेन पे डाला है। हाँ, ब्लॉकचेन पे डाले हैं ये प्रॉपर्टी राइट्स। तो दिस इज वेयर इट कम्स इनटू लाइक तो अब कोई भी देख सकता है कौन सी प्रॉपर्टी, पुरानी हिस्ट्री क्या है उसकी। हाँ, उसकी पूरी प्रोग्रेस जब भी वो सेल और परचेज होगी तो उसकी ओनरशिप उसके नया रिकॉर्ड चढ़ जाएगा और आपका पूरा राइट फ्रॉम द डे वन, जब से वो आप प्रॉपर्टी को ट्रैक करना शुरू कर रहे हो, राइट फ्रॉम द डे वन वो आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ आज की करंट डेट में इसके कितने ओनर चेंज हुए हैं, कितने उसमें मनी में बिकी है, किस रेट पे बिकी है। और एक इसका प्रोमिस और भी है ब्लॉकचेन का, देखो क्योंकि इट इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन, राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इफ़ देन इफ़ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। हाँ, मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं कि अगर ये ट्रू होती है तो ये हो जाए। अच्छा, तो आप इफ दिस देन दिस के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। अच्छा। तो जो डिप्लॉय होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। और अगर हमारा प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे है एंड हमारी CBDC अगेन, तो इसमें बेनिफिट क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं और आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हम रेदर देन यूजिंग एनी मिडल पार्टी, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख सकते हैं कि द मोमेंट वट एवर अमाउंट जो हम करते हैं डिसाइड in the form of like CBDC, the moment this price is this money is transferred in your name, the title of the property, the ownership of the property will change to my name. तो ये एक लाइक बेनिफिट है। तो जैसे मैं अभी घर खरीदते हैं लोग तो डर रहता है हाँ कि पैसे दिए, अब वो रजिस्ट्री के लिए आएगा कि नहीं आएगा बंदा, Exactly. लटकाएगा तो नहीं। आपको एक प्रॉपर्टी डीलर यूज़ करना पड़ता है। 1% आप उसको बायर साइड से मिलता है, 1% उसको सेलर साइड से मिलता है, दोनों तरफ से 2% आपको देना पड़ता है। द बिगर द प्राइस द मोर द कमीशन। ठीक है, तो अगर मैं वही कहता हूँ कि ब्लॉकचेन के जो रियल यूज़ केसेस है ना वो तब भी होंगे, अभी ये सिर्फ एवोल्यूशन वाले स्टेज पे है, जब मनी बिकम्स प्रोग्रामेबल। व्हेन मनी बिकम्स प्रोग्रामेबल, आप बहुत सारे यूज़ केसेस है जो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कॉर्पोरेट्स के लिए अभी इतना हाइप होने के बाद भी देयर इज़ ए चैलेंज फॉर कॉर्पोरेट्स टू अडॉप्ट द ब्लॉकचेन। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि अगर मैंने अपनी NFT निकालनी है या मैंने अभी अपना कोई कॉइन निकालना है या टोकन निकालना है, क्योंकि ब्लॉकचेन का कोई भी जो फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन किसी भी कॉर्पोरेट या बिग अमेरिका फॉर्च्यून 500 या 1000 या बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए है, वो है लॉयल्टी प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स या रिवार्ड पॉइंट्स जिसको लोग ट्रेड कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ब्रांड ए का कोई रिवॉर्ड पॉइंट है ऑन ब्लॉकचेन, तो आपको अगर नहीं चाहिए तो आप उसको एक सेकेंडरी मार्केट प्लेस पे मेरे को सेल कर सकते हो।
विच मीन्स कि एटलीस्ट उसकी आपकी कस्टमर का घूमना शुरू हो गया या कस्टमर अडोप्शन बढ़ने लग पड़ी। तो ऐसे जैसे हमने स्कोडा के लिए काम किया, वी आर द कंपनी हु इज़ हेल्पिंग स्कोडा टू राइट देयर Web3 strategy and also execute that strategy as well. So we brought their NFT drops, जो अभी सेकंड ड्रॉप आ गया है। और NFT ड्रॉप क्या होता है? NFT ड्रॉप लाइक जैसे आप कोई अपना NFT रिलीज करती हो। पहले तो बताओ NFT क्या होता है? तो NFT इज़ ए यूनिक टोकन, मैं कहूँगा कि जिसकी कोई यूनिक चीज़ का कोई आप टोकन में कन्वर्ट करते हो जो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। तो दैट इज़ कॉल्ड, मैं मतलब थोड़ा शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ कि वो जैसे ये NFT। हमारी फोटो ले ली किसी ने हाँ और बोल दिया कि ये यूनिक चीज़ है, हाँ ये NFT है। हाँ, क्योंकि इसमें मूवमेंट कैप्चर हो गया, इसमें टाइम बाउंड हो गया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो एक टोकन में कैप्चर हो गई। तो उसकी मैंने एक यूनिक NFT बना दी। जैसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है NBA टॉप शॉट्स, तो उसमें जो NBA के मैचेस में लोग जो गोल्डन मोमेंट्स होते हैं उनकी NFTs बना देते हैं, फिर उनको ट्रेड करते हैं। तो ऐसे ही NFT क्या है, और जब आप इन NFTs के साथ एक रियल वर्ल्ड के बेनिफिट जोड़ने लग जाते हो, फिर इसमें एक वैल्यू क्रिएशन शुरू हो जाती है। जैसे हमने स्कोडा के लिए भी किया कि अगर आप वो NFT बाय करते हो, देन यू विल ओन लाइक मे बी गेट सर्टेन डिस्काउंट ऑन द न्यू मॉडल्स। तो वो NFT क्या है जो स्कोडा के लिए की है? तो वो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ लाइक कस्टमर इंगेजमेंट प्लान है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द कस्टमर इंगेजमेंट एंड ऑल्सो द ब्रांड की जो लॉयल्टी है वो भी हम इंक्रीज कर पाएंगे। नहीं, बट उसमें NFT में क्या है उस वाले में? तो NFT we binds you with certain gives you the rights for certain kind of like benefits. For example, अगर मेरा कोई नया मॉडल आ रहा है, तो अगर आप if you are holding that NFT, तो आपको एक X% का डिस्काउंट वहाँ पे आप अवेल कर सकते हो if you are holding that NFT। तो दी कस्टमर्स ऑफ स्कोडा हाँ जी, हैव टू बाय दिस NFT? yes, it is open for all। अच्छा, तो whosoever has the inclination towards the brand, they can buy। ओके। हाँ जी। प्रॉपर्टी राइट्स का मेरे को बहुत अच्छा आपका वो लगा, समझ में आया मुझे कि प्रॉपर्टी राइट्स में कैसे होगा। अब मुझे समझाओ कि मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर फिटिंग के अंदर ब्लॉकचेन कैसे यूजफुल हो सकती है? अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी जो मनी इज ऑन CBDC लाइक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, बट डिजिटल नहीं है, पेपर करेंसी है जैसे, हाँ हाँ, उस केस में ब्लॉकचेन हेल्पफुल हो सकती है? सी पेपर करेंसी में तो जो मेन यूज़ केस है ब्लॉकचेन का वो है सेटलमेंट का। फॉर एग्जांपल हर एक बैंक के नास्त्रो वास्त्रो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम सेटल करते हैं कि अगर इस कंट्री में लाइक ये वाला कोई पैसा आया, इतना INR आया, और इस कंट्री में इतना USD आया, तो दोनों कंट्री को एक दूसरे की करेंसी आई उसके एक दूसरे के पास। तो वो जो चीज़ें हैं वो लाइक हम नास्त्रो वास्त्रो अकाउंट्स के साथ भी सेटल कर सकते हैं। तो अगर आपका वो जो ब्लॉकचेन में मनी है लाइक अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है दे आर सेटलिंग ऑन ब्लॉकचेन, जैसे अभी गिफ्ट सिटी है जो गुजरात में फाइनेंशियल सिटी, तो JP मॉर्गन ने वहाँ पे US डॉलर सेटल करना चालू किया है कि फॉर एग्जांपल जितना भी कंट्रीज़ के बीच में US और इंडिया, आई डोंट हैव द फुल इन्फॉर्मेशन, बट जितनी भी आप सेटलमेंट होती है वो ब्लॉकचेन के ऊपर करनी शुरू करती है। अच्छा, ठीक है, तो सेम चीज़ में आप, मैं कहूँगा कि सेटलमेंट इज़ द यूज़ केस जो मनी के बीच में जो कन्वेंशनल मनी के अराउंड अभी ब्लॉकचेन में है, या फिर ट्रेड फाइनेंस का यूज़ केस है। तो दीज आर द कपल ऑफ यूज़ केस विच आर प्राइमरली इन यूज़ राइट नाउ। व्हाट अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस? मेडिकल इंश्योरेंस आई थिंक दैट इज हैज़ नॉट टेकन ऑफ एज येट, राइट। बट क्या हो सकता है उसमें? अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दी हेल्थ काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज़ गोइंग टू मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल दी पीपल इन इंडिया, अच्छा, जिसको वो ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं। दिस इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन सेक, आई माइट बी रॉन्ग, बट या दिस इज़ व्हाट वी हैव हर्ड, क्योंकि काफ़ी टेंडर भी निकले हैं हेल्थ के, और वन ऑफ आवर कस्टमर हैज़ गोट दैट टेंडर टू पुट ऑल दी हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन ब्लॉकचेन अगेन। तो इसका अगर प्रीमाइस इसकी समझे फिर दोबारा कि जो डेटा मेरे को बिलोंग करता है, और हेल्थ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, राइट, एंड इफ इट इज़ ऑन द ब्लॉकचेन आई कैन रेस्ट अश्योर्ड दैट ओके नोबडी कैन मिसयूज इट। तो मुझे वो प्रिंट आउट्स ले लेके या ईमेल नहीं करना, व्हाट्सएप नहीं करना, राइट कि भाई ये मेरा हेल्थ रिकॉर्ड है पुराना, राइट ये मेरी ब्लड रिपोर्ट है, राइट ये आप ले लो। राइट ये डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, वो ब्लड रिपोर्ट सीधा ब्लॉकचेन पे डालेंगी।
सो आप सिंपली इमेजिन इट सच ए वे कि एक लाइक माइट बी इट इज़ ऑन दी हाइपर लेजर फैब्रिक या जो जैसे अपना ब्लॉकचेन एक परमिशन ब्लॉकचेन है तो उसके ऊपर पड़ा है, ठीक है, मेरे पास उसका एक्सेस है लाइक या मैं मेरे पास उसकी ओनरशिप है. सो ए रिक्वेस्ट कम्स टू मी एंड आई अप्रूव दैट रिक्वेस्ट. मोबाइल ऐप पे। Exactly, and the physician or the doctor will be able to see through the entire history. और अगर सारा सिस्टम कनेक्टेड है आपका तो जितने भी मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं जो सब भी मेरी पुराने मेडिकल वाले। हिस्ट्री है वो सारी वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे. तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन ए वे अगर नॉर्मल इंसान को ये बात समझनी हो तो जैसे डिजी लॉकर पे मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाँ जी, एक किस्म से मैं वही कह सकता हूँ इसको एग्जैक्टली, हाँ जी, कि मैंने डिजी लॉकर को परमिशन दी हाँ कि जी, मेरा डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके आधार कार्ड, राइट, लाइसेंस वहाँ डिजी लॉकर में दिखा दो। राइट, यू गॉट और इट. अगर किसी और को वो मेरा केवाईसी करना है तो वो डायरेक्टली डिजी लॉकर के थ्रू मेरा ऑथराइजेशन लेते हैं हाँ, और वहां से वो डॉक्यूमेंट उनको चला जाता है रिट्रीव, हाँ, और वो वेरीफाई वापस कर सकते वेरीफाई हैं. हो जाता है। एग्जैक्टली, यू गॉट इट, हाँ जी, इन ए वे यही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल चलता है। सकते हैं, जी, बोल सकते बट अभी ये ब्लॉकचेन पे नहीं है। हैं. अभी नहीं है बट डिजिलॉकर तो आई गेस इज ऑन ब्लॉकचेन. अच्छा, डिजी लॉकर इज ब्लॉकचेन। आई गेस सो, हाँ जी, अच्छा अच्छा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट सिंपल भाषा देखा हाँ, जाए तो ये है, ये है, हाँ जी, ताकि मैं किसी को अपना व्हाट्सएप या ईमेल नहीं कर रहा आधार कार्ड हाँ, कि मेरा मिसयूज हो जाएगा बाद में। एग्जैक्टली, मुझे पता है कि किसने मेरा डॉक्यूमेंट लिया था और हाँ, कब लिया था और पूरी कितने टाइम प्रोग्रेस के है लिया आपके पास, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल. बढ़िया। अभी ना अ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो रहा है वो है नीट एग्जाम, राइट, है ना। हमने उससे शुरू किया था और उसी पे आते हैं वापस। ठीक है. एग्जामिनेशन के अंदर जो पेपर लीक हुए हैं वहां पे ब्लॉकचेन क्या क्या कर सकती है, और आपने भी इसको बहुत मेजर तरीके से सॉल्व किया है। राइट. क्या किया आपने उसमें? तो नितिन अगर आप इसको देखो इस पूरी प्रॉब्लम को, राइट, तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट स्पेसिफिक टू वन टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नंबर वन. नीदर इट इज स्पेसिफिक टू वन बैच ऑफ IAS ऑफिसर, राइट. बिल्कुल। तो ये अभी IAS के फेक सर्टिफिकेट्स का भी बहुत चल रहा है। हाँ सही है. तो ये ना जो हम जो बिलीव करते हैं, हम जो बिलीव करते हैं कि इसमें ना हमें हमें अपने सिस्टम्स अपग्रेड करने पड़ेंगे. हमें लोग कहते हैं कि ये पीपल्स प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है. मैं कहूँगा अगर आपके सिस्टम ही इतने अच्छे हो जो अलाउ ही ना करें करप्शन को, वैसे मैं कहूँगा कि आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट जो आज की डेट में भी सिस्टम इतने रोबस्ट हो चुके हैं, चाहे वो अभी भी ब्लॉकचेन पे नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी अच्छे हैं और दे आर लाइक मतलब कि डिटरेंट टू दी करप्शन, मतलब कि काफ़ी वो स्टॉप करते हैं क्योंकि SLAs इतनी डिफाइन हो चुके हैं हर एक काम के कि लोगों को काम करना ही पड़ता है. तो सिस्टम आर द थिंग्स विच रन्स दी ऑर्गेनाइजेशंस, मैं कहूँगा. तो अगर इसके सारी प्रोसेस को देखो कि कोई अगर आपके पास एक सर्टन तरीका है, यू आर डिसाइडिंग ऑन दी व्हाट क्वेश्चन पेपर विल बी देयर, नंबर वन. Certain group of people or maybe the system decide, then you send this paper to the printing press again, which is being managed by I would say the people who may not have even done +2. ठीक है, तो उसमें तो इतना ज़्यादा स्केल पे प्रिंट होता है. somebody फिर उसको उसकी लाइक फैब्रिकेशन करेगा, उसको काटेगा, उसको उसमें पेपर में डालेगा, इन्वेल्प में डालेगा, सील लगाएगा, फिर वो उसकी लॉजिस्टिक्स होंगे लाइक वो एग्ज़ाम सेंटर में. तो सारी जो प्रोसेस है इतनी इंटेंसिव है, इंटायर वैल्यू चेन इज़ सो प्रोन टू लीकेजेस. आप ये डिटर्मिन नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी ऑनेस्ट IAS ऑफिसर आप इंचार्ज बना दो, चाहे जितनी मर्जी ऑनेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को आपको नहीं पता कौन कहाँ पे क्या कर दे. हाँ, ये आपके हाथ में ही नहीं है. तो हमने क्या किया, वी मेड द कैंडिडेट अ स्टेक होल्डर इन द प्रोसेस. जैसे आप बैंक में जाते हो, आप लॉकर यूज़ करते हो, एक चाबी रहती है आपकी बैंक के पास, एक आपके पास, एक आपके पास, दोनों चाबी लगा के खुलता है लॉकर. हाँ, तो यही चीज़ हमने की अपने इस प्रोसेस में. तो दो चीज़ें की हमने, जो कि हमने एक हिस्ट्री भी क्रिएट की है इंडिया में. लाइक लास्ट इन दिसंबर वी कंडक्टेड 2 टेस्ट फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब वेयर इन वी हायर्ड दिस लाइक स्टाफ नर्सेज एंड लैब टेक्नीशियन. तो हमने जो सिस्टम बनाया हमने उसमें क्या किया है कि इट इज़ वी हैव रिमूव्ड द ह्यूमन इंटरवेंशन कम्प्लीटली. तो जिसका मतलब क्या है कि देयर इज़ ए प्रोसेस हाउ द DLT, हाउ द डेटा इज़ DLT इज़ डिज़ाइंड, बिल्ड करते हैं पहले. जैसे क्वेश्चन कंट्रीब्यूटर हैं, क्वेश्चन वैलिडेटर हैं.
तो ये क्वेश्चन कंट्रीब्यूटर किसको भेजते हैं क्वेश्चंस? तो ये क्वेश्चन कंट्रीब्यूटर पहले अपना सिस्टम में डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। हर इनके एक के पास एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जहाँ पे ये Exactly. अपना क्वेश्चन अपलोड करते हैं। हाँ, उससे पहले इनको ऐड किया जाता है सिस्टम में। इनकी अपनी अपनी पब्लिक और प्राइवेट की होती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट की यूज़ करके अपने अपने क्वेश्चन सिस्टम में डालती हैं। और किसी और को नहीं पता कि इसने क्या क्वेश्चन डाला है। यू गॉट इट। हम्म, एंड सेकंड स्टेप में आप बिजनेस रूल डिफाइन करते हो कि हर एक क्वेश्चन को किसी वैलिडेटर ने चेक करके फाइनल उस पर भेजना है। अच्छा। और आप ये भी रूल बना सकते हो कि अगर एक क्वेश्चन को मैं 5 वैलिडेटर के साथ चेक कर रहा हूँ और 3 वैलिडेटर अगर सेम पेज पे हैं तो इट विल गो टू द फाइनल DLT। तो दिस वे वी आर मेंटेनिंग द सैनिटी ऑफ द डेटा। सो नाउ अज्यूम यू हैव ए क्वेश्चन बैंक फॉर 10,000 क्वेश्चन। तो फाइनल स्टेप पे जो एग्ज़ाम बोर्ड है उसने जाके सिर्फ बताना है सिस्टम को कि भैया मेरे को 100 क्वेश्चन का एक पेपर दे दे, जिसमें मैंने आपको लाइक कम्प्लेक्सिटी लेवल 1 के 25 होंगे, 2 के 25 होंगे, 3 के 25 होंगे, 4 के 25 होंगे। और ये लेवल्स तभी डिफाइन हो गए थे जब क्वेश्चन अपलोड हुआ था। जो वो भी आपने एडमिन ने की है, ये कन्फिगरेबल सेटिंग्स है सारी। एडमिन बना सकता है कि ये है। बट एडमिन 10,000 को देखेगा अगर क्वेश्चंस को एक एक करके। नहीं नहीं, एडमिन नहीं देख रहा। हाँ तो पहले स्टेप पे जैसे एडमिन ने क्वेश्चन कंट्रीब्यूटर और वैलिडेटर ऐड कर दिए हाँ। और हर कंट्रीब्यूटर को बोल दिया कि आप 500 क्वेश्चन ऐड कर दो, ये मेरे बिजनेस रूल है कि ये कम्प्लेक्सिटी लेवल है, इस लेवल के हिसाब से करो। सेम क्वेश्चन फिर वैलिडेटर ने चेक किए कि क्या वो मैच हो रहे हैं। हाँ मैच हो रहे हैं, कम्प्लेक्सिटी लेवल के हिसाब से मैच हो रहे हैं। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये सारी कन्फिगरेबल सेटिंग है। और जैसे ही वो वैलिडेटर वैलिडेट करते हैं तो वो एक उसमें DLT में चला जाता है। सेकंड स्टेप पे एग्ज़ाम बोर्ड आके सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको कि भैया मेरे को ये वाला क्वेश्चन पेपर ऐसे ऐसे डिज़ाइन करना है और इसके X नंबर ऑफ रैंडमाइज़र भी लगाने हैं, इतने मेरे को सेट चाहिए और उसके X नंबर ऑफ रैंडमाइज़र चाहिए मेरे को। मतलब क्या है कि जैसे एक तो मेरे को 4 सेट चाहिए, सपोज करो 50 बच्चों की ABCD 4 सेट ABCD 4 सेट चाहिए और रैंडमाइज़र इसके बीच में भी, या आप सेट डिफाइन कर लो या आप रैंडमाइज़र डिफाइन कर लो। रैंडमाइजर क्या होता है? कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, जैसे एक को ए जाएगा, सेट ए जाएगा, उसके बाद फिफ्थ को नहीं जाएगा, हो सकता है वो तीसरे को 7th को जाए या 9th को जाए। तो रैंडम तरीके से वो सेट डिस्ट्रीब्यूट सेट भी मल्टी अलग-अलग क्वेश्चन। हाँ, मतलब रैंडम तरीके से वो सेट आपको असाइन हो जाए जिस तरह से, क्योंकि हमने कैंडिडेट को पहले रजिस्टर करा लिया। जैसे ही कैंडिडेट रजिस्टर कराया, हमने उसके अंडर द हुड हमने एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में एक प्राइवेट की जनरेट करके उसमें उसके बायोमेट्रिक के साथ बाइंड कर दी। अब ये प्राइवेट की अब ये क्वेश्चन पेपर जब एडमिन ने जब क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया तो हमें एक डिजिटल पैकेट बना दिया जो कि लॉक हो गया कैंडिडेट की प्राइवेट की के साथ और इन्विजिलेटर की प्राइवेट की के साथ। ठीक है, ये लॉक हो गया। अब इसमें लगी है टाइम बेस्ड इंक्रिप्शन और जियोग्राफिकल बेस्ड इंक्रिप्शन, जिसका मतलब है कि अगर 10 तारीख को एग्ज़ाम है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, अगर 9:30 एग्जाम शुरू होना तो 8:30 तक से 8:30 के बाद ही वो प्राइवेट की एप्लीकेबल होएगी उसकी। तो 1 घंटे की विंडो में आपने वी सपोज की कैंडिडेट गया, उसने अपनी प्राइवेट की इन्विजिलेटर को दी और इन्विजिलेटर ने उस पैकेट को दी और उसका क्वेश्चन रियल टाइम पे क्वेश्चन पेपर प्रिंट होके आ गया। तो व्हाट वी डिड, हमने वो सारे जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे, डिज़ाइनिंग के चैलेंजेस थे, वो सारे रिमूव कर दी। अब कोई नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन पेपर जी इन्होंने लीक किया या उसने लीक किया, क्योंकि आपके पास 1 घंटे की विंडो है। आपने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो सिर्फ सेंटर को प्रोवाइड करनी है और कुछ नहीं सिक्योरिटी। और उसके बाद भी जब आपका एग्ज़ाम हो गया, आपने वही पेपर वही जो जिस प्रिंटर से निकला था उसके साथ ही स्कैन करके वापस DLT में भेज देना है। तो आपको प्री लॉजिस्टिक चैलेंजेस और पोस्ट लॉजिस्टिक चैलेंजेस सारे हमने रिमूव कर दिए। इसके अंदर ना कुछ कंपनीज थी जो IIMs वगैरह कैट के एग्जाम कंडक्ट कराती हाँ थी। जी। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, पी से शायद कंपनी है वो, आपको पता होगा। और उनमें भी जब हम जाते थे तो उसमें और इसके अंदर मेजर डिफरेंस यही है कि रियल टाइम प्रिंटिंग हो रही है क्वेश्चंस की। रियल टाइम प्रिंटिंग हो रही है और ट्रस्टलेस फैशन से के साथ पेपर डिज़ाइन हो रहा है। अब ट्रस्टलेस क्या बोलते हैं कि जिसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, तो आप मशीन पे ट्रस्ट है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। एक तो रियल टाइम प्रिंटिंग और दूसरा ट्रस्टलेस फैशन, तीसरा नीचे ब्लॉकचेन है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो भी जाए तो आपको राइट वे पता लग जाएगा कि किस जगह से, किस नोड पे या किस स्टेक होल्डर की प्राइवेट की यूज़ करके ये काम हुआ है। वैसे तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं।
इवन हमारे पास नहीं है वो लीवरेज। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के पास वो है ही नहीं कंट्रोल। तो आपको सब लोगों की प्राइवेट की यूज़ करनी पड़ेगी देखने के लिए उस टाइम पे एग्जैक्टली कि कहाँ पे पंगा हुआ है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर जैसे बीटीसी को बोलते हैं कि 51% आपको वो हैक करना पड़ेगा, तब जाके उसको करेंगे, जो कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बढ़िया। तो अभी कितने एग्जाम कंडक्ट कर चुके हो आप? अभी हमने 2 किए हैं, अच्छा। एंड वी आर रीचिंग आउट टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड टू डू ए लाइक स्केल पे एक एग्जीक्यूशन करने के लिए। 700 प्लस एम्प्लॉयज़ की कंपनी है आपकी, हाँ जी। है ना? और मेरे को पता चला मार्केट में कि पहली कंपनी है ऐसी आपकी, अगर मैं बोलूँ कि इतने निश सेक्टर में, ब्लॉकचेन सेक्टर में काम करने के बाद आईटी सर्विस कंपनी तो बहुत है, ऑब्वियसली टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब आईटी सर्विसेज में ही है राइट। और लाखों करोड़ों की हो चुकी हैं आज की डेट में। बट ब्लॉकचेन के अंदर स्पेसिफिकली सर्विस कंपनी बनाना, चलाना, 700 प्लस एम्प्लॉयज़ करना और मार्केट के अंदर एक इतनी अच्छी रेपुटेशन क्रिएट करना, तकरीबन 300-400 करोड़ फेयर एस्टीमेट के आसपास आ रही थी वैल्यू, जो मार्केट कहती है कि आपकी कंपनी की आ जाती है इस टाइम पे। बहुत कमेंडेबल चीज़ है। थैंक यू। बहुत 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 बढ़िया काम किया आपने। मैं कहूँगा ये सारा टीम एफर्ट होता है, क्योंकि द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा लाइक एक ट्रैजेक्टरी गई है। हाँ। पिछले 7-8 सालों की मेहनत है। वैसे तो मेहनत राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है। आप कब से कर रहे थे? तो आई स्टार्ट इन 2005। अच्छा। तो बट तब आप आईटी करते थे, सर्विस टेक्नोलॉजी? तो मेरा ना लाइक इट वाज मोर ऑफ ए सर्कमस्टेंशियल स्टार्टअप। तो आई वाज बेड रिडन फॉर 2 मंथ्स। मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस हो गई थी 2004 में। तो आई डिड नॉट हैड एनी अदर ऑप्शन बट टू स्टार्ट ऑफ माई ओन। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। पहले 4-5 साल तो मेरे को पता ही नहीं लगा कि इट वाज जस्ट लाइक एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब फॉर मी, कि चलो वही जॉब कर रहे थे आप नहीं नहीं नहीं, पहले उससे? उससे पहले मैं आई वाज इन जॉब। तो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम डिज़ाइन। तो आई नेवर वेंट टू ए कॉलेज। तो आफ्टर डूइंग माई +2 आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लर्निंग डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग? नहीं, सिंपल जो डेस्कटॉप डिज़ाइनिंग होती है। तो वेब डिज़ाइनिंग 99 में जाके फेमस हुई थी। 99 टू 98, 99, 2000। मतलब जो डेस्कटॉप बनाते हैं, सीपीयू हाँ, कैसे desktop बनाना है, वो publication। सारा असेंबलिंग जो करना होता था? नहीं नहीं नहीं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। अच्छा अच्छा कि अच्छा। जो बुक्स डिज़ाइन होना, मैगजीन्स डिज़ाइन होना, ये वाली चीज़ें। ओके। तो मेरे कोई सीनियर थे क्लास में, तो हमारे स्कूल में, तो ही स्टार्टेड हिज ओन डेस्कटॉप पब्लिशिंग बिजनेस। तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि इफ़ ही कैन लाइक if he can help me understand this, and he said okay, you can come, and I'm like, so I started going there। 10 AM से 4 PM तक मैंने जाना। उसके बाद एक रात की नाइट शिफ्ट की जॉब कर लेता था छोटी मोटी। चंडीगढ़ में? हाँ, मोहाली में। हाँ। तो चंडीगढ़ में था उनका सेटअप। तो मैं 3 महीने के बाद फिर आई यूज टू हेल्प हिम। सो ये भी एक छोटा सा, थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे उस टाइम पे ना मेरा लाइक आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 12। तो दैट्स आई नेवर वेंट ऑन टू लाइक कि मैंने सोचा कि मैं खुद ही चलो अपनी जिम्मेवारी लूँगा। तो जो सबसे जो इजी स्किल थी मेरे लिए, जो मोस्ट इकोनॉमिकल थी, वो थी एक टाइपिंग की। तो मैंने ना एक स्किल को यूज़ करके उसको ट्रेड ऑफ किया, बार बार उसका ट्रेड ऑफ लिया। जैसे मैंने उसको अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया कि आई कैन हेल्प यू विद दिस थिंग, विद द टाइपिंग ऑफ ऑल दिस स्टफ विद यू, फॉर यू। इन रिटर्न यू जस्ट हेल्प मी, सी यू हाउ यू वर्क एंड हाउ यू डिज़ाइन। तो ये एक ट्रेड ऑफ था। तो जिससे मैंने डिज़ाइन की उसमें पैर रखा। फिर ये साल के चला। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम आगे फाइनल ईयर के, क्योंकि कोर्सपोंडेंस में कर रहा था। देन आई शिफ्टेड, एंड फिर मैं आई वाज वाइल वर्किंग विद ए प्रेस, somebody comes to me and to get something done। तो क्योंकि हमारे ऊपर ना जिम होता था, तो आई आस्क्ड हिम कि आप क्या करते हो। तो ही सेड कि मैंने अरीना मल्टीमीडिया से कोर्स किया है, 1.5-2 लाख का है। 1.5-2 लाख इज़ ह्यूज अमाउंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं क्या उसमें क्या रहता है, क्या क्या रहता है? कहते फ़ोटोशॉप वगैरह जो उस टाइम में काफ़ी नई नई आई थी। तो मैं क्या, कैन यू टीच मी? तो कहता ठीक है। उसने एक छोटा सा अमाउंट बोला, जो भी था उस टाइम के हिसाब से ठीक था। तो आई थॉट कि चलो लेट्स इन्वेस्ट ऑन माई स्किल एंड टेक द अनदर स्किल, ऐड द अनदर स्किल इनटू माई किटी।
और होता क्या है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स ही दैट पर्सन स्टार्ट लाइक ए जॉब इन ए वेब डिज़ाइनिंग कंपनी। तो मैंने फिर सेम ट्रेड ऑफ दिया कि यार देखो मैं आई कैन हेल्प यू विद द टाइपिंग एंड आई कैन हेल्प यू विद द डिज़ाइनिंग एज वेल इफ़ यू कैन गेट मी इनटू योर कंपनी एंड इट वर्कड वेल। तो फिर मैं वेब डिज़ाइनिंग में शिफ्ट हो गया। आफ्टर दैट अब होता क्या है कि द कंपनी आई वाज वर्किंग विद द बोथ ऑफ अस, so they changed their business model from web designing to overnight to a printing to a magazine. So they started pulling out a IT magazine. So somehow that person could not because was not fit for that part, so he moved on. And I had always the knack of taking the ownership, whatever the task was. So they brought a very senior person as a editor of the magazine, and he was so senior. And the niche we were focusing on IT उस टाइम पे ना बढ़ रही थी IT इंडिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 2, और वहीं पे वो जो लाइक September 11 भी हुआ था। तो आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन लाइक आई वाज गुड इन कंटेंट, आई वाज गुड इन इंग्लिश। अब चाहे मेरी वर्बल इंग्लिश नहीं थी उस टाइम पे, मैं नहीं बोलता था। तो आई हैड द नैक ऑफ कि हाँ मैं ना अपने जब आई वाज इन मैट्रिक और मे बी 10th में 10 +1 +2 पे, तो आई यूज़ टू रीड द एडिटोरियल पेज अ लॉट। मेरे ब्रदर इन लॉ के थे कोई रिश्तेदार, तो उन्होंने मेरे को ये गाइड किया था कि आप ये ज़रूर पढ़ा करो रोज़, इंग्लिश इंप्रूव होगी, इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई और क्लैरिटी का जो मैं कहूँगा कि एक मैच्योरिटी आती है ना इंडेक्स, तो वो भी इम्प्रूव हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द मैगजीन, डिसाइडिंग ऑन व्हाट कंटेंट विल गो, what will be our editorial story, what will be our cover story, एडिटोरियल पीस में क्या लिखना है, वो कैसे उसको सम अप करना है। वो मेरे पास 2 सब एडिटर्स होते थे लड़कियां, तो दे वर फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ सनावर स्कूल। दे सेड कि अगर आप इतना करते हो व्हाट यू आर डूइंग ऑलरेडी, व्हाई डोंट यू डू दी जर्नलिज्म। तो हम 26 में हमारा ऑफिस था, तो उसके अक्रॉस द स्ट्रीट द रोड देयर वाज ए भारतीय विद्या भवन। तो वहाँ पे मैंने फिर इवनिंग कॉलेज पे जाके जर्नलिज्म कर लिया। उससे पहले मैंने पीजी डिस्टेंस एजुकेशन से पीजीडी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। सो दैट्स व्हाई आई से कि आई टेल कि आई एम अ ब्लेंड ऑफ 3 थिंग्स, डिज़ाइन, कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड सम टाइम अप टू 10 और अप टू 7। मैं बड़ी इजीली मैं निकल वहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। और इन तीनों चीज़ों ने मेरे को आज तक हेल्प की है और आज भी करती हैं। जर्नलिज्म आपको कैसे हेल्प करती है? तो आज हाँ, कंटेंट वाइज ना देखो, अब मार्केटिंग क्या है, कम्युनिकेशन है, राइट। अब उसको कैसे पुट अक्रॉस करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, यू कैन बिल्ड ए $1 billion प्रोडक्ट, बट इफ़ यू कांट सेल इट और इफ़ यू डोंट हैव द वे हाउ टू पुट इट अक्रॉस, इट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। तो कमिंग बैक, सो आई स्टार्टेड, सो 2005 में जब 4 में जब आई हैड स्पॉन्डिलाइटिस, देन आई स्टार्टेड ऑफ माई ओन। फिर जाके 4-5 साल तो काफ़ी, 3-4 साल काफ़ी लीन थे। 2009 आई काइंड ऑफ गैदर द करेज टू हैव 5 पीपल टीम एंड 1 मंथ बैकअप। तो 1 ही मंथ का बैकअप था पॉकेट में, बट दैट वाज द डे आई वुड से। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, कि फिर जो भी आता रहा, जो भी हमने कमाया, आई केप्ट पुटिंग बैक इनटू द बिजनेस। और आज भी यही करते हैं। अभी भी हमने कोई अपनी पर्सनल वेल्थ नहीं क्रिएट की, अभी वी आर स्टिल बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि our vision is to, my vision is to, like, create a success story out of that region. Because how many companies come to your mind when you think of a successful IT company out of Punjab or maybe that region? मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं, चंडीगढ़ ट्राई सिटी की अगर बात करूं, तो आप पहले बंदे हो जिसकी 700-800 एम्प्लॉयज़ की एक कंपनी है, IT कंपनी, जिनसे मैं मतलब जिनको मैं जान पाया हूँ। वरना मैंने बहुत कोशिश की, बट मुझे कोई मिला नहीं इतने अच्छे स्केल पे। वैसे तो है, मैं आई एम श्योर है, हाँ, बहुत होंगे, काफ़ी है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी। और बट लार्जली ना, लाइक एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शन तो देखो है काफ़ी। मोस्टली जो है हमारे उस रीजन में, क्योंकि जो कंपनीज है ना, पीपल, हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है ना कि हम जब हमारा घर, हमारी गाड़ी और हमारा ऑफिस पूरा हो जाता है ना, हम वहाँ पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आई मेड माई वे थ्रू माई ऑन ग्राइडिंग व्हील। एक्सपोजर का भी तो फर्क है ना, एक्सपोजर का भी फ़र्क है। कि और वहाँ वही एक दुनिया चलती है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा सा तो है, क्योंकि मेरा खुद बचपन चंडीगढ़ में बीता है। ओके, मेरा वहाँ पे हमारा घर भी है इनफैक्ट, वाह, पंचकुला में। अच्छा,
तो मैं तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मेरे मामा जी वहीं रहते हैं, मासी वहीं रहती है, बहुत कज़न सिस्टर्स वहीं रहती हैं, तो मेरा तो हर हफ्ते 15 दिन में आना जाना रहता है चंडीगढ़। नाइस। तो मुझे तो बहुत पसंद है सिटी। ओके। मतलब इतनी पीसफुल है, इतनी ग्रीनरी है, कोई पोल्यूशन नहीं है। ये तो है। ट्रैफिक की बात करो तो ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर के कंपैरिजन में तरीके बहुत से फर्क लोग है। चलते हैं। सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट एजुकेशन देख लो इतनी अच्छी है वहाँ पे। राइट राइट। तो हर चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है। बट अगर आप एम्बिशन की बात करते हो तो एम्बिशन थोड़ा सा वहाँ पे मेरे को ऐसा फील होता है कि कम है। एक्सपोजर का रीज़न हो हाँ, सकता है एक। अल्टो द आई वुड से कि शायद काफ़ी चेंजेस आ भी रही हैं आ अभी, रहे हैं। हैं, क्योंकि अब हमारे पास एयरपोर्ट है विच गोज़ टू दुबई एंड दुबई गोज़ टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि लाइक ये थोड़ा सा गैप है फिर भी। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बनाएं जो लोगों को लाइक दिखाए, इंस्पायर करे, नॉट बिकॉज ऑफ एनी ईगो नहीं है पीछे। ये है कि अगर हम लाइक इफ़ विदाउट गोइंग टू ए कॉलेज और मे बी हैविंग एनी मनी इन माई पॉकेट, इफ़ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा सा लाइक इसमें पीछे बस यही है कि अगर ये होगा तो आई वुड से वहाँ की जो लाइक प्रोग्रेस है, रीजनल प्रोग्रेस है, और वो काफ़ी फास्ट हो सकेगी। और हमारी ये सबमिशन रहती है लाइक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी बहुत बारी हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बोला है कि इफ़ यू वांट टू ग्रो लाइक द इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, तो आपको ई ईसॉप्स देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट कंपनीज़ को, आईटी कंपनीज़ को, जो बाहर से आप जिसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। You just need to invest on talent. So our vision is to how we can make Mohali as the blockchain capital of India and India to the world in the long run. तो आप हमें मैंडेट दो, मेक अ ब्लॉकचेन एजुकेशन कंपल्सरी इन ऑल दी टेक्निकल कोर्सेज, चाहे वो BC हो, चाहे वो MC हो, चाहे वो MTech हो, चाहे BTech हो। अब उसको कंपल्सरी करो। जैसे आप डेटाबेस पढ़ाते हो वैसे ही Blockchain आपको पढ़ाओ। ब्लॉकचेन भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ Web 3.0। अगर आपके पास नई कैपेबिलिटी है तो आप हमारे को दो मैंडेट, वी विल डू इट फॉर यू एंड वी विल डू इट फॉर एनी स्टेट। कैन यू क्रिएट दैट सक्सेस स्टोरी कि एवरी इंजीनियर पासिंग आउट ऑफ मे बी पंजाब और एनी अदर स्टेट Knows इज blockchain. ब्लॉकचेन रेडी। द मोमेंट यू आर एबल टू डू दैट, और इसमें से आई वुड से लाइक बहुत कंपनीज को ये लाइक अट्रैक्ट करेंगी कि हाँ वी कैन सेट अप देयर सेंटर, क्योंकि वहाँ पे इनको क्या चाहिए, टैलेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर टैलेंट है तो ग्रोथ है। तो अगर आप हमें भी देखो तो वी फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस। हमारे पास 95% ऑफ पीपल लर्नड ब्लॉकचेन आफ्टर ज्वाइनिंग अस, क्योंकि ये हमने बहुत पहले ही समझ लिया था कि द पीपल हु विल मेक इट बिग इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस सेक्टर, नीश टेक्नोलॉजी, दे विल हैव टू लर्न हाउ टू बेक देयर ओन ब्रेड। ठीक है, तो हमने एक L&D डिवीज़न काफ़ी साल पहले ही बना ली थी, जिसको अभी हमने स्पिन ऑफ करके एंटायर स्कूल ऑफ ब्लॉकटेक में कन्वर्ट कर दिया है, विच इज़ वर्किंग वेरी क्लोजली विद द रीजनल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट एंड पब्लिक, और ब्लॉकचेन की एजुकेशन डिसेमिनेट कर रही हैं। क्रेजी। आप ना मार्केटिंग की बात कर रहे थे बीच में कि मार्केटिंग जर्नलिज्म कैसे आपको हेल्प करती है, कंटेंट क्रिएशन। अगर किसी 20 साल के बच्चे को आपको बोलना हो कि मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या एडवाइस दोगे, क्या क्या बोलोगे, कैसे सही तरीका रहता है मार्केटिंग करने का, स्पेशली अगर मैं सर्विस कंपनी की बात करूँ? ठीक है, वो B2B हो गया फिर, है ना। तो हम क्या देखो, हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो वी पुट ए लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन काइंड ऑफ कोचिंग। जैसे एंड आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग हैबिट, और मैं तो हर एक को यही कहता हूँ कि डेली आप पढ़ते हो? डेली ऑलमोस्ट आप कह सकते क्या हो। पढ़ते हो? ठीक है, तो आई ऑलवेज रीड अराउंड माई चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस लाइफ के होते हैं या बिजनेस के होते हैं, तो आई ऑलवेज रीड अराउंड दोस। मतलब फिक्शन पढ़ते हो, नॉन फिक्शन पढ़ते हो, बिजनेस की बुक्स पढ़ते हो? मोस्टली सेल्फ हेल्प हो जाती हैं, बिजनेस की हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स पे हो जाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट द बिजनेस आई एम इन, खास करके जो सर्विस इंडस्ट्री में होता है ना। जैसे एक रेमंड की ऐड आती थी, द कंप्लीट मैन। मेरे को ये लगता है कि स्पेशली अगर आप सर्विस बिजनेस को 0 से 1 तक, 1 से 10 तक स्केल करते हो या उसके आगे भी, यू कांट डू इट विदाउट
गेटिंग बिहाइंड ऑल दीज एरियाज, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे हो अकाउंट्स हो, चाहे हो फाइनेंस हो, चाहे हो डिलीवरी हो, चाहे हो क्वालिटी एनालिसिस हो, चाहे हो बिजनेस एनालिसिस हो, अनटिल अनलेस आप इन सभी में से निकलते नहीं है, वो एक सेपरेट बात है कि इफ़ यू हैव दी को फाउंडर्स, इफ़ यू हैव दी अदर पीपल अराउंड यू जो अपनी अपनी स्किल्स में लेके आते हैं, तो दैट इज़ ए वन अनदर वे। बट हमारे केस में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो later on after 27 I got one of team member like who now is my partner, I'm talking about Shashi, and other there are very sound layer of leadership who is also knocking at the door. So that's what we have built, so coming back to my point कि it takes 10,000 hours to be an expert in any field, that's what we believe, और ये वैसे सभी को नॉन ही फैक्ट है ये। और इफ़ यू बॉयल लाइक काइंड ऑफ ब्रेक इट डाउन एज 8 hours a day, इट टेक्स यू 5 years, ठीक है। अब वो कौन कंट्रोल करता है 8 hours? मैं। अगर मैं इसी को लाइक 16 कर दूं तो इट विल बी 2.5 years। हाउ एवर आई मस्ट डू दोज चैलेंजिंग वर्क्स, राइट। तो दैट इज़ व्हाट वी द मैसेज वी ऑलवेज गिव टू आवर टीम मेंबर्स कि अगर आपने किसी भी फील्ड में सक्सेस करनी है तो मेक श्योर दैट यू फर्स्ट यू नो कि वेयर इट टेक्स यू, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ लेके जाती है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है, आपने एक जूनियर इंजीनियर के साथ एज ए जूनियर इंजीनियर स्टार्ट किया, तो यू मस्ट नो कि एज ए इंजीनियर वेयर इट विल व्हाट इज़ योर नेक्स्ट लेडर, नेक्स्ट रंग ऑफ द लेडर, कि उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर आप टीएल बनोगे, फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनोगे, या कंसल्टेंट बनोगे, या सीटीओ बनोगे, ऐसे ऐसे। बट not only it is important to know कि what is your next rung of the ladder, but it is also very important to know कि how much time you need to spend on that particular rung of the ladder, and what kind of skills you need to learn to go to the next rung of the ladder. क्योंकि again what we believe कि God has given everyone, all of us, the potential to achieve what we want to achieve in life. Now mind my words, like I'm using the word potential. पोटेंशियल का मतलब है कि हम सब में वो पोटेंशियल है जो हम अचीव करना चाहते हैं, बट द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू अचीव दैट, वो हमें इस लाइफ में ही सीखनी पड़ती हैं, एक्वायर करनी पड़ती है। मैं चाह के भी ना अपने बच्चों में जेनेटिकली 0.5% भी अपनी लर्निंग का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जेनेटिकली। वो उनकी स्ट्रगल है, वो उनकी दौड़ अपनी है। और हम ये भी कहते हैं कि एट द सेम टाइम कहते हैं ना कि यू आर दी एवरेज दोज 5 people, आपने सुना होगा, बिल्कुल, यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद, बट इज इट गोइंग टू बी ए लाइफ सेंटेंस इफ यू डोंट हैव द काइंड ऑफ पर्सन अराउंड यू, द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, इज इट गोइंग टू बी लाइफ सेंटेंस? तो व्हाट इज द सोल्यूशन क्या है फिर? बुक्स पढ़ लो। एग्जैक्टली, यू विल बी द टाइप ऑफ पर्सन इन नेक्स्ट 5 years, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड। और हम ये भी कहते हैं कि life is either reading or either running. One of my team member used to walk with me like in the mornings. So like I was reading something like that कि हम सभी like अपने अपने पेरेंट्स को देखते हैं लाइफ में स्ट्रगल करते, या अपने रिश्तेदारों को, एंड खुद भी हम वी गो थ्रू द वेरियस चैलेंजेस, बट वी नेवर स्टॉप। कोई भी चैलेंज आता है हम गिरते भी है लेकिन फिर खड़े होते हैं, बट हम स्टार्ट कर देते, फिर भागना शुरू कर देते हैं। This is called running. And why reading? कि our life is too short to learn from our own experiences. तो कहते हैं ना, novelty is not what you can learn from your own experience, but when you can learn from other experience, that is called novelty. Right? और again, wisdom is of intelligence of two types. एक होती है कि fluid intelligence, तो एक है crystallized intelligence. जो fluid intelligence होती है वो यंगस्टर्स में बहुत पीक पे होती है, 20 से लेके 30, 35, 40, 45 तक। उसके बाद ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है एज ए क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में। फ़र्क क्या होता है? तो फ्लूइड इंटेलिजेंस इज़ वेयर यू कैन सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, है ना, फुल ऑफ एनर्जी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज ड्राइव फ्रॉम द कम्युलेशन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। जब आपके पास एक्सपीरियंस इतना हो जाता है तो द इनसाइट यू कैन ड्राइव फ्रॉम द सेम सेट ऑफ डेटा will be far much insightful or maybe valuable than the same data like being presented to a youngster. जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट हो, हाँ, आप कह सकते हो कि जो आपकी लर्निंग्स है ओवर द
ईयर्स ऑफ योर लाइफ, तो जो उस लर्निंग को जो दैट्स वाई ना, अगर आप देखो कि जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं तो दे आर ऑल विद ग्रे हेयर्स ओनली। क्यों होते हैं, है ना? क्योंकि जब आप किसी यंगस्टर को बनाते हो फिर वो गलतियाँ, वो जो चांस है ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट एक्चुअली। क्योंकि एक ना मेरे माइंड बहुत मैंने रिसेंट लर्निंग है, कहते हैं कि द just like school boys, like the men or women whatever, find themselves in various sections or classes। जैसे स्कूल में हम डिफरेंट क्लासेस में होते हैं, कॉलेज में हम डिफरेंट उसमें होते हैं, अपना कोर्सेज में होते हैं, है ना? कि जैसे हम लाइक मेन लाइक स्कूल बॉयज़ फाइंड देमसेल्फ इन डिफरेंट सेक्शंस और क्लासेस टू विच देयर, अब ये थोड़ा सा सुनने वाली बात है, विजडम एंड अवेयरनेस, एंड उसके उल्टा इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड स्पॉट्स इंटाइटल्स देम। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप स्कूल कॉलेज फिनिश कर लेती हो उसके बाद भी ना एक इनविजिबल एक है सेक्शन या क्लास है जिसको आप बिलोंग करते हो। तो ये क्लास कौन सी होती है? जो आपने अभी बताई, जो आपके इंटेलेक्चुअल है, जो आपके इंटेलेक्ट है, जो आपका विजडम है। एंड विजडम इज ऑफ 3 टाइप्स अगेन। एक तो होता है रिसीव्ड विजडम, अच्छा, जो आपको फैमिली से मिलता है। सेकंड है आपका लाइक इम्बाइब्ड, अक्वायर्ड विजडम, जो आप बुक्स मैं पढ़ गेन के करता हूँ। बुक्स पढ़ के मैं गेन करता हूँ। तीसरा एक्सपीरियंशियल विजडम, जो मेरे को अपने अपने एक्सपीरियंस से आता है। हम अब पहले वाले की बात करते हैं कि रिसीव्ड विजडम, कहते नोबडी डिसाइड फॉर देमसेल्फ इन विच फैमिली यू आर गोइंग टू बोर्न इन। राइट, करते हैं आप डिसाइड? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी फैमिली का जो, बट आपको लगता है इससे जंप स्टार्ट मिल जाता है कुछ लोगों को डेफिनेटली by being born in a family डेफिनेटली that have great wisdom or maybe insights about the business? I would जैसे say- अंबानी फैमिली की बात कर लो। बिल्कुल मैं कहूँगा कि दोनों तरफ ट्रू है कि देखो, अब इफ़ यू आर बोर्न इन ए गुड फैमिली जहाँ पे आपको अच्छी स्टार्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो एक तो है एडवांटेज कि यू आर ऑलवेज एट दिस लेवल। डिसएडवांटेज क्या है कि जो चीज़ आपको किसी स्ट्रगलिंग फेज से निकल के मिलती है ना, वो आपको वहाँ पे ऊपर बैठ के नहीं मिल सकती। मैं दिस इज़ वो व्हाट आई बिलीव। एक्सपीरियंस, वो इनसाइट्स। हाँ, जो हम ना हायरिंग में एक रूल यूज़ करते हैं HHS, हंगरी, हम्बल और स्मार्ट। अच्छा, तो जो हंगर है ना, इसमें हम्बलनेस और स्मार्टनेस आर ऑल दी स्किल्स। हम्बलनेस भी फैमिली की आपकी कंडीशन से ही आती है, कैन नॉट बी पुट इन, नीदर हंगर कैन बी पुट इन। आप किसी में हंगर नहीं डाल देते कि यार तू आज ही तू लाइक फर्स्ट आने की हंगर हो जाए तेरे में क्लास में। किसी में बहुत हंगर है लेकिन हम्बल नहीं है, हाँ, आप हायर करते हो उसको? आई वुड से हाँ, हम मोस्टली हमारा जो हायरिंग होती है कि डेफिनेटली एक तो पहला जो पार्ट होता है कि हम देखते हैं कि अगर तो उसमें एक लाइक हंगर टाइप है, लाइक कि उसमें कुछ जुनून है, कुछ करना है उसको। हाँ, इंट्रिंसिक हंगर। अब बाकी इवैल्यूएट कैसे करते हो किसी को कि इसमें हंगर है? तो हमारे पास ना अगेन मैंने अपनी ही काइंड ऑफ लर्निंग से ना कुछ टेस्ट क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें से वी कैन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 15 में बता सकते हैं कि कितने % हंगरी है, हंगर है, कितने % स्मार्टनेस है और कितने % अभी अभी मुझे रेट करो। नहीं, वो टेस्ट देना पड़ेगा आपको, आप अप्लाई करना सीधे। और मेरी बातों से मुझे रेट करो, मेरे में कितना हंगर है 1 to 15 में। सी ऐसे एक स्टेज के बाद ना मैं कहूँगा कि ये इनिशियल लेवल के जो बच्चे हैं ना, जो स्टार्टअप्स जो अभी करियर स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं। एक लेवल के बाद ना तो ये थोड़ा सा वो फिर अलाइनमेंट में लाइक थोड़ा सा अच्छा, डिफरेंस मतलब आ एक जाता है। टेस्ट है जिससे आप इवैल्यूएट करते हो कि कितना हंगर है इसमें। हाँ, तो जैसे मैंने बोला ना कि आई वेंट थ्रू ऑल द थिंग्स, इवन HR पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 टेस्ट बनाए। एक सेल्स के लिए है, तो सेल्स में भी हमारे पास टेस्ट है कि वी कैन लाइक जज द पर्सन कि वेदर ही विल बी एबल टू तो ये क्या साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं इसमें या एप्टीट्यूड? काफ़ी हद तक ये डिफरेंट है वैसे ना, मार्केट में चलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह, तो वो अभी मैंने एक बार हमने ट्राई किए थे, लेकिन ये जो बनाए हुए वो हमने अपने ही रीडिंग से, सेल्फ अवेयरनेस से बनाए हुए हैं। तो दैट इज़ आर लाइक आई वुड से इंटेलेक्ट के ऊपर ही है, तो उसके हिसाब से ही बनाई हुई है। तो कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि जो रिसीव्ड विजडम की हम बात कर रहे थे,
तो व्हाट आई बिलीव कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ना तो जब इफ़ हम अब सपोज करो कोई ट्विंस है ना, जब बोर्न होते हैं, एक को आप किसी गरीब फैमिली में छोड़ दो, एक को बड़ी उसमें छोड़ दो, तो एक तो ना तो आपका रिलीजन अपना है, ना तो आपकी कास्ट क्रीड अपनी है, और इवन आपके बिलीफ तक अपने नहीं होते। आप ये समझो, अगर हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, ह्यूमंस को समझने की कोशिश करें कि नथिंग इज आर्स, समथिंग इज रिटन एंड डेस्टिन्ड टू बी देयर, राइट। सो ऐसे हम लाइक इवॉल्व होते हैं। तो वही जो मैं बात बट कर डू यू रहा, बिलीव इन डेस्टिनी? आई वुड से कि हाँ, ये चीज़ें जो बनी मतलब हुई हैं, आपको लगता है जो हो रहा है, जो होगा, वो लिखा हुआ है? सी देखो, जो साइंस बोलती है, इट्स अ टफ क्वेश्चन, मेरे को अभी आंसर में नहीं बट पर्सनली आपको क्या अगर लगता है? रिलीजन के एंगल से देखते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ देयर, नंबर वन। अगर साइंस के एंगल से देखते हैं तो एवरीथिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्शंस। मे बी लाइक, या एक्शंस कह सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली। कुछ होता है तो किसी के कारण होता है। बट मैं जो एक सबसे बड़ा गैप देखता हूँ ना, कि जो हमारी कंडीशनिंग में है, हमारी सोसाइटी में है, मोस्टली मेरे को पता है सभी पे सभी जगह ही है, कि वो जो गैप है ना, वो हमारा एक इमोशनल इंटेलिजेंस का गैप है। ना तो ये पढ़ाई जाती है और ना ही ये मिलती है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस से आपको लाइक, आई मीन टू से लाइक देयर आर थ्री थिंग्स टू इन इमोशनल इंटेलिजेंस। वन इज़ सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड इज़ पीपल अवेयरनेस, एंड थर्ड इज़ सिचुएशनल अवेयरनेस। अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे हम, मुझे सिर्फ इतना समझना है अब कि फेलियर भी बहुत हुए होंगे जर्नी में, कोई मेजर फेलियर याद है और उसकी वजह से क्या सीखा आपने? सो फेलियर तो मैं कहूँगा कि कंडीशनिंग का ही पार्ट रहे हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल जो स्पॉन्डिलाइटिस थी, दैट I mean, it's all about boils down to like your attitude, how you know interpret the things which happens to you. अगर आप ये एटीट्यूड कल्टिवेट कर लो कि वट एवर हैपन्स टू यू इज गोइंग टू यू नो लाइक टेक यू टू अ नेक्स्ट लेवल, देन मैं कहूँगा कि वो जो फेलियर्स है ना, वो फेलियर्स लगते नहीं है। बिकॉज ना, कहते हैं ना, वी आर द मास्टर ऑफ अनसेड वर्ड्स, है ना, एंड स्लेव टू दोज विच स्लिप थ्रू आवर टंग, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट, मैं कहूँगा कि आपके पर्सपेक्टिव, आपकी कंडीशनिंग, आपके बिलीफ सिस्टम है कि आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। तो अगर अब वापस आता हूँ, आप कह रहे हो कि जैसे मेरे को पहले फेलियर या स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, तो आई जस्ट थॉट कि ओके, आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑफ माई ओन, राइट। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर फेलियर मैं कहूँगा कि एक दो जगह पे फिर दोबारा हुए, मॉनेटरी फेलियर्स हुए, बट वी नेवर यू नो स्टॉप्ड फाइटिंग। जो हमेशा अपने आप को एक ही क्वेश्चन आता था कि हु इज़ बिगर, इज़ माई चैलेंज बिगर देन मी और आई एम बिगर देन माई चैलेंज। तो आंसर पहले सेकंड का वाला ही होता था कि मैं आई एम बिगर देन माई चैलेंज। तो उस तरीके से हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जिस इंडस्ट्री में हम काम भी करते हैं, अगर आप देखो कि इसमें भी इतनी फास्ट मूविंग है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक ए शिप। जितनी बड़ी शिप है उतना ही उसको रेडियस ज़्यादा चाहिए टर्न करने के लिए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि एजिलिटी खत्म हो जाती है। हाँ, जो लाइक फ्लूइडनेस है ना, कैन आई रिस्पॉन्ड टू द यू नो द मार्केट कंडीशन फास्ट इनफ, डू आई हैव द कैपेबिलिटी टू कमर्शलाइज एन इनोवेशन फास्ट इनफ कि जो 7 ट्रेंड में, एम्प्लॉइज वर्सेस 700 एम्प्लॉइज। 7 को तो आप फटाफट से आधे घंटे में, 1 घंटे में बोलो कि बस अब ये हो गया, चेंज करना है। हाँ 700 को पूरे को एक साथ अलाइन करके लेके चलना, हाँ वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। एग्जैक्टली, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। हाउएवर वो कहते हैं ना कि वॉर इज़ वन बाय जर्नल्स नॉट बाय सैनिक्स। तो मैं वही कहता हूँ कि वी कीप अ वेरी क्लोज यू नो रिलेशनशिप विद आर यू नो सीनियर टीम मेंबर्स, एंड मेक श्योर दैट वट एवर मैसेज वांट टू कन्वे टू द टीम मेंबर्स। एक तो हम खुद बहुत करते हैं टाउन हॉल्स वगैरह, ठीक है। तो एक जो फर्स्ट जो ऑनबोर्डिंग है टीम की, वो हम खुद लेते हैं। लाइक उसे वी रन द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू विद 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस बुक के ऊपर मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है, जिसको मी एंड शशि वी ड्राइव दैट यू नो आवर सेल्फ। और तो उसमें हमारा काफ़ी एक लाइक एक अनपैरेलल सा, यानी एक
विदाउट एनी स्लांट टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी एक सेशन होता है जिसमें हम यही बताते हैं कि यार वाई वी एग्जिस्ट, व्हाट इज़ आवर विजन, व्हाट ब्रिंग्स आउट आउट ऑफ द बेड। और फिर उसमें हम ये भी बात करते हैं कि लाइक हु यू आर एज ए पर्सन एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ। और जिसका अगेन मतलब है कि देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट जिस विच कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, 3 things. One is self ideal, second is self image, and third is self esteem. तो सेल्फ इमेज इज लाइक हु यू आर, आप अंदर से अपने आप को कैसे देखते हो। सेल्फ आइडियल इज कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो, एंड सेल्फ एस्टीम इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। जो आप बनना चाहते हो, जहाँ पे आप हो, ठीक है, वो आपकी सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, तो ये हमारा कोशिश होता है बच्चों को यही सिखाना कि देखो कि सक्सेस, या वो कहते हैं ना, ड्रीम्स आर बिल्ट ऑन काइंड ऑफ हैबिट्स, एंड हैबिट्स आर बिल्ट ऑन ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग हैपन्स एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, है ना। तो ये सारा जो काम है ना कि हाउ वी लाइक ट्रीट आर जॉब्स, कैसे उसको देखते हैं अपनी जॉब को, है ना। तो या हाउ वी लुक एट आर लाइक दी हाउ वी ड्राइव द कार, हाउ वी, हर एक एक्शन में ये प्रेजेंट होती है। हर एक एक्शन में ये जो हमारी जो हैबिट्स है, तभी जो देख जो एक मेन चीज़ है ना, कहते हैं जो अगर अपने कोई बच्चे को आपने कुछ देना है तो गिव देम द गिफ्ट ऑफ द हैबिट्स विच विल स्टे विद देम फॉर एवर इन देयर लाइफ। तो वही हम उनको बार बार यही होता है कि क्योंकि मैं ना आई टोटली बिलीव इन द इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि जो एक्सटर्नल चीज़ों का मोटिवेशन होता है ना, वो सारा का सारा शॉर्ट लिव्ड होता है। कहते हैं ना कि 50% ऑफ हैप्पीनेस इज जेनेटिक, 40% इज योर लाइक व्हाट इन्फ्लुएंसेस योर लाइफ, लाइक आपके अपने पर्सपेक्टिव, और सिर्फ 10% हैप्पीनेस है जो एक्सटर्नल होती है। लेकिन जो 40% है कि हाउ यू लुक एट योर लाइफ, आपके जो पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे देखती हो चीज़ों को जो आपके अराउंड होती हैं। तो दिस इज़ वेयर लाइक हाउ यू कैन स्टे हैप्पी एंड हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स इन लाइफ। एक छोटी सी टर्म मेरे को याद आ रही है, वो एक रविंद्रनाथ टैगोर की है। कहते हैं कि रीच हाई फॉर स्टार्स लाई हिडन यू, एंड ड्रीम डीप फॉर एवरी ड्रीम परसीड्स द गोल। ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि हमारी टीम को कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ चाह होती है कि कुछ बनना है। कहते और लेकिन बनना कैसे है वो किसी ने को नहीं पता होता, है ना। कहते रीच हाई फॉर स्टार्स लाई हिडन इन यू, आपके अंदर जो इच्छा है उसको बाहर निकालो, उसको पेपर के ऊपर लिख लो, और फिर क्या करो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके माइलस्टोन बना लो, एंड उस फिर माइलस्टोन को 1 बाय 1 अचीव करना शुरू कर दो। ड्रीम डीप फॉर एवरी ड्रीम परसीड्स द गोल, और हर एक माइलस्टोन आपको अपने गोल के नज़दीक ले जाएगा। so that's kind of like the, and at the last of the in the last slide of the the presentation we leave them with the character part। क्योंकि हमें ये लगता है कि कहते हैं टैलेंट कैन ओपन ए डोर फॉर यू बट इट इज़ द करेक्टर विच कीप इट ओपन। अब वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे कोरोना के टाइम पे, नोबडी वाज वाचिंग एनीवन, करेक्ट, ठीक है, बट हाउ मेनी ऑफ पीपल वर डूइंग द मून लाइटिंग, हाउ मेनी पीपल एथिकल चीज़ें एग्जैक्टली वर्किंग ऑन योर वर देयर ओन स्टाफ, जिसके लिए वो पेड किए जा रहे थे। तो ये सभी को पता ही है ना, बिल्कुल। बट एट द एंड ऑफ द इट इज़ द करेक्टर। मैं अपना खुद लाइक आई एम वेरी मच I take a lot of inspiration from मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो लाइक उसमें अल्दो उनके कंटेम्प्रेरी और बहुत हैं लीडर्स जो काफ़ी इंस्पायर करते हैं। तो couple of years back I was like visiting a client and I saw his image, I think 2021 की बात है। तो सडनली एक थॉट आया माइंड में कि how old he was when I used to know about when I started knowing about him। एंड जल्दी से गूगल किया तो पहले तो एज देखी, ही वाज 89। फिर ये देखा कि कब से मेरे को पता लगा उनके बारे में, तो इट वाज इन 1992-91 जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। सीधा सा मैथ था कि जब 30 साल माइनस किए तो पता लगा ये 59 ईयर्स के थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। अब इसको इंटरप्रेट करने के बहुत तरीके हैं, बट हाउ आई इंटरप्रेट दैट, that person worked hard for 59 years of his life to deliver the best shot of his life। But we are today just because of that the economy, the way he opened up the economy, right। तो वो एक बेस्ट शॉट था, लेकिन अगर वो उनका करैक्टर जो था अगर वो क्लीन ना रहता, क्या उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती? नंबर 2, इवन आफ्टर उसके बाद अगले 10-15 साल भी कांग्रेस को कोई ऐसा पीएम नहीं मिला जिसका करैक्टर इतना साफ रहे कि वो पीएम बन सकता।
तो दिस इज़ व्हाट कैरेक्टर डू टू यू, ठीक है। इट अनलॉक सो मेनी डोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली। बहुत मज़ा आया विक्रम सर बात करके आपसे। Thank you जी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। Thank इतनी you दूर जी। से आप आए। अभी मेरे को लगता है इतनी बातें हैं, अभी तो पेंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है। हाँ जी। और सिर्फ एक सेशन तो मेरे को लगता है कि हम इस बुक्स के ऊपर कर सकते हैं, जो आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं। हर एक बुक के अंदर कुछ लेसन होगा, आई एम श्योर। हर एक बुक के अंदर एक विजडम है, एक इंसाइट है, एक प्रैक्टिकल लर्निंग है दैट पीपल कैन अप्लाई टू देयर लाइफ। हम ना, मैं थोड़ा सा वैसे टाइम ले लूँ। हाँ हाँ बोलिए हम ना बोलिए। ये एक कैंपेन हमारे ऑफिस में हमने रोल आउट की है, अच्छा। जो मेरे को लगता है सभी के लिए ज़रूरी है, कि हमने ना 25% ऑफ देयर ग्रोथ बाइंडेड विद देयर सेल्फ ग्रोथ। अच्छा। और अभी हम में सभी को ये मेरी रहती है कि यार रीडिंग शुड बी मस्ट। तो ना अभी मैं थोड़ा सा रिलीजियस एंगल है, बट ये उसके ऊपर भी जाऊंगा मैं। आई वॉज लिसनिंग टू भाई राम सिंह, देयर इज़ ए कथावाचक। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए सिख डिसाइपल, नंबर 1, एंड व्हाट इज़ सिक्की वे ऑफ लाइफ। तो कहते हैं इसके ऊपर चलने के लिए आपके 5 गोल्डन रूल है सिख के लिए। पहला गोल्डन रूल, उसने हमेशा चलते रहना है। दूसरा गोल्डन रूल, हमेशा आगे जाना है, पीछे नहीं आना। ये नहीं कि 10 किलोमीटर आगे गए 12 पीछे आगे, 12 आगे गए 14 पीछे आगे। तीसरा रूल, कि इस रास्ते के ऊपर बहुत सारे मोड़ आएंगे, लेकिन आपने अपना रास्ता नहीं छोड़ना। फोर्थ गोल्डन रूल, कि इस रोड के ऊपर, जो इस रास्ते के ऊपर जो साइन लैंग्वेजेस है ना, वो लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, वो बोर्ड आपको समझ आनी चाहिए। और 5वां रूल, जैसे हम कोई भी सफ़र शुरू करते हैं तो हम पानी की बोतल या ऐसी चीज़ें लेके चलते हैं साथ में। कहते जो आपके नित्यनेम है, सिमरन है, गुरुद्वारे जाना है, तो ये आपके ना एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपने हमेशा साथ रखने हैं। और इस चीज़ ने मेरे को इतना हिट किया, और मैंने इसको इंटरप्रेट करके मैंने अपने ना ऑफिस में वो रीडिंग हैबिट्स की वो कैंपेन शुरू की, हर एक डिपार्टमेंट वाइज। और मार्केटिंग वालों ने तो बहुत अच्छे से पिक की मेरी। तो मैंने उनको बोला कि यार रीडिंग हैबिट शुरू करनी है, लेकिन मैं इन 5 जो रूल्स हैं, वैसे तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ सिखिज़्म, ये कहीं कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो लेकिन मैंने इसको रीडिंग हैबिट के ऊपर उतारा कि पहला गोल्डन रूल हमने कहा था कि हमेशा चलते रहना सारी उम्र। तो मैन यू हैव टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये पहला रूल है रीडिंग का, कि आपने हमेशा सारी उम्र पढ़ते रहना है, ठीक है। कभी ये खड़ोत नहीं आनी चाहिए। सेकंड रूल, हम आपने आगे जाना है, पीछे नहीं आना, जिसको मैं इंटरप्रेट करता हूँ कि जब आपने कुछ पढ़ना है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखना है। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं ना किया तो वो वापस जीरो में आ जाता है, ठीक है। तीसरा रूल, कि इसमें मोड़ बहुत आएंगे, लेकिन आपने अपना रास्ता नहीं छोड़ना। वो उसको मैं डिस्ट्रैक्शन के साथ कंपैरिजन करता हूँ कि लाइफ में हो सकता है कि खुशी भी आती है, गम भी आती हैं, या कोई आप कहीं घूमने चले गए, लेकिन मेक श्योर कि ये जो हैबिट है ये आपकी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फोर्थ रूल, कि आपको साइन लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। उसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ कि आपने जो भी प्रोफेशन चूज़ किया है, अगर आप मार्केटिंग में हो, यू मस्ट नो द पीपल हु हैव मेड बिग इन दिस लाइन। थोड़ा उनसे सीखो, उन्होंने कैसे किया। वो कहते हैं ना कि कोई कभी चीज़ें लाइक रीइन्वेंट नहीं होता अभी, है ना। तभी इसको इतनी फिल्में बनती हैं, स्टोरी लाइन सेम होती है, बट क्या चेंज हो जाते हैं, एक्टर, सीन, सब कुछ चेंज हो जाता है और फिल्म हिट हो जाती है। तो आपको रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। यू मस्ट नो कि जो लोगों ने इनको हिट किया है, मतलब कि जहाँ जिन लोगों ने बड़ा नाम किया है, कमाया है, तो उस पर चलो। लास्ट है कि जो आपको एसेंशियल आइटम साथ में लेके जानी है, मैं कहूँगा वो है अच्छी हैबिट्स, एक डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, ताकि आपकी जो अपनी इम्पल्सिस है आप उसको कंट्रोल पे रख के इस रास्ते को ना छोड़ो और एक डिसिप्लिन्ड वे में इसके ऊपर चलो। क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द मेन थिंग किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना, तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बहुत मज़ा आया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू जी।